हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम यूनिट 5 डिस्कस करेंगे। यूनिट 5 जिसका टॉपिक है, टाइटल है अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज और पेरेंट कंपनीज। तो इस चैप्टर की वेटेज आपके 75 मार्क्स के पेपर में 15 मार्क्स की होती है। तो 75 में से 15 नंबर का ये सवाल पेपर में आएगा और इसमें इंटरनल चॉइस होती है। मतलब इंटरनल चॉइस से क्या मतलब है, आपका जो 5वां सवाल होगा वो होल्डिंग कंपनीज पर होगा और उसकी चॉइस में भी होल्डिंग कंपनी ही होगा। तो मतलब होल्डिंग कंपनी आपको करना ही करना है पेपर में, इसको छोड़ने की कोई ऑप्शन नहीं है। और थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, नया चैप्टर है आप सभी के लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत ध्यान से सुनेंगे ताकि इसको आप अच्छे से समझ पाएं। एक नोटबुक और पेन जरूर आपके पास हो, कैलकुलेटर जरूर आपके पास हो, क्योंकि जब मैं कुछ फिगर्स पढ़ता हूं उसको आप लिख लें और साथ में सॉल्व करते जाएं, तो आपको बार बार ऊपर नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इजीली आप उन चीजों को समझ पाएंगे। तो नोटबुक, पेन और कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चैप्टर जो हम शुरू कर रहे हैं, अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज और पेरेंट कंपनीज, और इसकी वेटेज 75 में से 15 नंबर की है, ये आप मानकर चलें। आपका पेपर मोस्ट प्रोबेबली 75 का ही आएगा, लेकिन नंबर मार्कशीट में 100 में से लगेंगे, वो स्केल अप होकर लगेंगे। 75 वाले अपने आप 100 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उसकी आप चिंता ना करें। तो अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कौन सी 2 बुक्स आप फॉलो करें। तो वही 2 बुक्स जो मैं पहले भी बता चुका हूं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बाय डॉक्टर भूषण कुमार गोयल, टैक्समैन पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो अच्छी किताब है। और फंडामेंटल्स ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बाय डॉक्टर JR मोंगा, MKM पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये भी अच्छी किताब है। तो जो भी आपको एक्सेस मिल जाए उस किताब को आप देख लें और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो ये हुआ कि आपको ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, क्योंकि 15 नंबर की वेटेज है, इंटरनल चॉइस है, करना ही करना है। तो इसको अच्छे से आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। और बुक्स भी मैंने बता दी हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं मीनिंग ऑफ होल्डिंग कंपनीज। कॉर्पोरेट लॉ में थोड़ा सा आपने पढ़ लिया होगा टाइप्स ऑफ कंपनीज में, बिगिनिंग में ही, कि कौन सी कंपनी होल्डिंग होती है, कौन सी सब्सिडरीज होती हैं। यहाँ फोकस हमें इनके कॉन्सेप्ट पर कम करके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर ज्यादा करना है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि देखो, मीनिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी क्या है। इन सिंपल वर्ड्स, इफ अ कंपनी एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स more than one half of the share capital of another company। तो क्या मतलब हुआ, अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर कैपिटल है, मतलब मोर देन 50%, तो 51% या उससे ज्यादा शेयर कैपिटल है, या तो ये अकेले हो, देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज कंपनी। तो या तो ये अकेले उसने ले रखी है किसी दूसरी कंपनी की 51% शेयर या उससे ज्यादा, या फिर अपनी किसी सब्सिडरी के साथ मिलकर तो किसी तीसरी कंपनी के शेयर ले रखे हैं जो 51% या उससे ज्यादा। तो यहाँ जो दूसरी या तीसरी कंपनी में जो बोल रहा हूं, तो एक तो मेन हो गई पेरेंट कंपनी, या तो अकेले उसने दूसरी कंपनी के शेयर ले रखे हैं या अपनी सब्सिडरी कंपनी के साथ मिलकर किसी और एक कंपनी के शेयर ले रखे हैं। तो जो ओरिजिनल कंपनी है उसको क्या बोलते हैं, होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी के शेयर ले रखे हैं 51% या उससे ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं, सब्सिडरी कंपनी। तो एक बार देखो फिर ध्यान से सुन लो, इन सिंपल वर्ड्स, इफ अ कंपनी एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स more than one half of the share capital either at its own or together with one or more of its subsidiary companies ऑफ अनदर कंपनी। तो या तो उसने अकेले या अपनी किसी सब्सिडरी कंपनी के साथ मिलकर किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, कितने, 51% या उससे ज्यादा, मतलब मोर देन 50% आप याद रखो। देन द कंपनी इज सेड टू बी होल्डिंग कंपनी एंड अनदर कंपनी इज सेड टू बी सब्सिडरी कंपनी। तो ये होल्डिंग और सब्सिडरी का सिंपल सी बात करूं तो एक आपको जो प्रैक्टिकल सवाल होगा उसमें H लिमिटेड होगी कंपनी होल्डिंग कंपनी और S लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी। और H लिमिटेड ने S लिमिटेड के कम से कम 51% या उससे ज्यादा शेयर खरीद रखे होंगे। तो ये बेसिकली उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में आपको करना क्या होता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी होती है। क्या करना है, H लिमिटेड की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। H, अब मैं बार बार होल्डिंग को बोलूंगा
और एस बोलूंगा सब्सिडरी को। तो आपको दो बैलेंस शीट दे रखी होंगी, होल्डिंग कंपनी की भी बैलेंस शीट गिवन होगी और सब्सिडरी कंपनी की भी बैलेंस शीट गिवन होगी। और करना क्या होगा, बैलेंस शीट्स का कंसोलिडेशन, मतलब अब एक नई बैलेंस शीट बनेगी सिर्फ होल्डिंग कंपनी के नाम की, और जो सब्सिडरीज के बैलेंसेस हैं वो होल्डिंग में मर्ज हो जाएंगे। और वो कैसे मर्ज होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के हिसाब से। तो अब उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको समझनी है, देखो वो मैं समझा रहा हूं। तो प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। तो इसको स्टार्ट करने से पहले देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए। द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो आगे इस प्रेजेंटेशन में कई बार मैं सीबीएस वर्ड लिखूंगा, तो सीबीएस इज फॉर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हम किसकी बना रहे हैं, होल्डिंग कंपनी की, एच लिमिटेड की। कैसे बना रहे हैं, एस लिमिटेड के बैलेंस उसके साथ मर्ज करके। तो वो कैसे बनेगा, देखो उसके लिए क्या क्या आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए। तो एक क्या देखेंगे, सबसे पहले डेट ऑफ एक्विजिशन। जैसा मैंने कहा था ना, एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के शेयर्स खरीद रखे होंगे आधे से ज्यादा। तो डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है वो आपको देखनी पड़ेगी, किस दिन ये शेयर खरीदे गए थे। तो जैसे करंट ईयर, अभी मान लो आपको बैलेंस शीट जो दे रखी होगी वो 31 मार्च 2020 की दे रखी होगी, 31 मार्च 2020, ठीक है। ये ईयर शुरू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2019 को। तो अब ये देखना है कि होल्डिंग कंपनी ने, एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के शेयर कब खरीदे थे। तो हो सकता है वो साल के शुरू में खरीदे हो, 1 अप्रैल 2019 को, या इस ईयर में बीच में कभी भी खरीदे हो, फॉर एग्जांपल 1 जुलाई 2019 को। लेकिन बैलेंस शीट आपको जो दे रखी होगी वो 31 मार्च 2020 की दे रखी होगी, और उसी दिन ये हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। तो जिस दिन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, हमें ये देखना है कि उस साल में होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर कब खरीदे थे। तो सेकंड पॉइंट देखो, डेट ऑफ बैलेंस शीट मैंने बता ही दिया कि बैलेंस शीट की डेट आपको गिवन होगी, शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड दैट ऑफ माइनॉरिटी। तो इससे क्या मतलब है कि आप ये देखेंगे, जैसे मैं कह रहा हूं कि होल्डिंग कंपनी को कम से कम 50% या उससे ज्यादा शेयर खरीदने हैं। तो अगर एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के मान लीजिए 75% शेयर्स खरीद रखे हैं, तो शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी क्या बना, 75%, और जो बाकी 25% बना अदर शेयर होल्डर्स का, एच के अलावा बाकी शेयर होल्डर्स का है वो, तो उसको बोलते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। और वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम एक निकालेंगे, उसमें काम आएगा। तो अगर अभी मैंने बताया कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के 75% शेयर खरीद रखे हैं, तो होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना बनेगा, 75%, और बाकी 25% किसका बनेगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का। ये क्या है और कैसे होगा सॉल्व, वो अभी हम सब आगे बात करेंगे। अब नेक्स्ट देखो क्या आपको पता होना चाहिए, प्री एक्विजिशन पीरियड। तो नाम से समझ में आ रहा है, प्री एक्विजिशन पीरियड से मतलब प्री एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब किस दिन शेयर खरीदे थे। तो जिस दिन शेयर खरीदे थे उस दिन से पहले का जो पीरियड है वो प्री एक्विजिशन पीरियड कहलाएगा, और शेयर खरीदने के बाद का जो पीरियड है वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कहलाएगा। तो जैसा मैंने अभी बताया था कि अगर करंट ईयर है जो 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 2020 को कंप्लीट होगा, तो इसमें प्री एक्विजिशन पीरियड अगर शेयर खरीदे थे फर्स्ट डे पर ही, 1 अप्रैल 2019 को एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 75% शेयर खरीदे थे, तो साल के शुरू में खरीदे थे। तो क्या मतलब हुआ, प्री एक्विजिशन पीरियड क्या हुआ, 1 अप्रैल 2019 से पहले वाला जो पीरियड है। तो 1 अप्रैल 2019 को जो बैलेंसेस दे रखे होंगे वो प्री एक्विजिशन पीरियड में काम आएंगे। लेकिन अगर सवाल में जो एक्विजिशन किया गया है, मान लीजिए वो 1 जुलाई 2019 को किया गया है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, 1 जुलाई 2019 को, तो इसमें प्री एक्विजिशन पीरियड क्या बनेगा, 1 जुलाई 2019 से पहले वाला, और पोस्ट एक्विजिशन क्या बनेगा, 1 जुलाई 2019 से बाद वाला। तो इसमें जो 1 जुलाई 2019 से पहले वाला मैं प्री एक्विजिशन पीरियड कह रहा हूं, तो जो साल के शुरू में
मतलब 1 अप्रैल 2019 को बैलेंस दे रखे थे, वो तो प्री एक्विजिशन में जाएंगे ही जाएंगे। जो करंट ईयर के बैलेंस हैं उसको भी हमें एप्रोप्रिएट करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, किसमें, प्री और पोस्ट में। वो कैसे, देखो करंट ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल में और अप्रैल 19 में और खत्म होगा मार्च 20 में, और एक्विजिशन में क्या कह रहा था, कब किया गया है, 1 जुलाई 2019 को। तो अप्रैल मई जून 3 महीने जो हैं करंट ईयर के वो प्री एक्विजिशन में चले जाएंगे, और जो बाकी 9 महीने हैं वो पोस्ट एक्विजिशन में चले जाएंगे। तो जो करंट ईयर का प्रॉफिट होगा या करंट ईयर का रिजर्व होगा उसको इसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सारी बातें अभी अच्छे से समझ में आएंगी जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इस चीज को करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आप पहले ये याद कर लें कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, डेट ऑफ एक्विजिशन, किस दिन वो शेयर्स एक्वायर करे गई हैं, डेट ऑफ बैलेंस शीट, किस दिन हम वो बैलेंस शीट बना रहे हैं, शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी और माइनॉरिटी कितना है, प्री एक्विजिशन पीरियड क्या है, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड क्या है। तो क्वेश्चन में पहले जब आप पढ़ेंगे तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखो आप क्या देखेंगे, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो सब्सिडरी कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसके सरप्लस के नाम से दिया होगा बैलेंस शीट में। रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है ना, और फिर नोट्स टू अकाउंट्स में सरप्लस आपको दिखाई दे जाएगा। और रिजर्व तो दिख ही रहा है, वही जनरल रिजर्व वगैरह कुछ इस तरीके का रिजर्व होगा। तो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी इनटू प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। तो जो अभी मैं बता रहा था कि प्रॉफिट और रिजर्व को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ अच्छे से समझ आएगा। तो बस अभी ये ध्यान रखो, जो सब्सिडरी कंपनी है एस लिमिटेड है, उसके प्रॉफिट और रिजर्व को हम प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन के अंदर बांटेंगे। अब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिजर्व जो हैं उसको हम कैपिटल प्रॉफिट भी कहते हैं, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को हम रेवेन्यू प्रॉफिट भी कहते हैं। तो देखो लिखा है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स आर आल्सो कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट्स and post acquisition profits and reserves are also called revenue profit। तो जो प्री एक्विजिशन पीरियड के प्रॉफिट और रिजर्व होंगे उसको क्या बोलेंगे, बोलो कैपिटल प्रॉफिट, और जो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के प्रॉफिट्स और रिजर्व्स होंगे उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट। तो अब इसका मतलब क्या है और होगा कैसे, अभी जस्ट मैं एक एग्जांपल लूंगा उससे ही समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, इलिमिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एंड पेरेंट्स पोर्शन ऑफ इक्विटी इन सब्सिडरी। तो क्या मतलब हुआ, जो अगर एच ने एस में इन्वेस्ट कर रखा है तो जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये इन्वेस्टमेंट अब नहीं आएगी, क्योंकि अब इसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन रही है और ये इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्टली कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल की कैलकुलेशन में चला जाएगा। तो बस अभी आप क्या याद रखो, जो बैलेंस शीट हमें गिवन होगी एच कंपनी की, उसकी इन्वेस्टमेंट दे रखी होगी एस में। जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे ये इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं आएगी, ऐसे याद कर लो। एंड पेरेंट्स पोर्शन ऑफ इक्विटी इन सब्सिडरी। तो इससे क्या मतलब है कि जो एच लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल है सब्सिडरी में, वो भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं आएगी। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल नहीं आएगी, क्योंकि वो इनडायरेक्टली एच और माइनॉरिटी में चली जाएगी जब हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालेंगे और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल निकालेंगे। ये सब अभी न्यूमेरिकल एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या याद रखना है कि एच की जो इन्वेस्टमेंट है एस में, वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं आएगी, और इसी तरह एस लिमिटेड की जो शेयर कैपिटल है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं आएगी। तो अब आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल एक ही बात है, इसको आगे हम गुडविल के नाम से ही लिखेंगे।
या फिर ये कैपिटल रिजर्व निकलेगा। मतलब जैसे अभी जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, अगर पॉजिटिव बैलेंस निकला तो गुडविल, और नेगेटिव बैलेंस निकला तो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व। और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का दूसरा नाम है गुडविल। और फाइनली जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, वो क्या है और कैसे निकलेगा, अभी हम उसकी बात करेंगे। तो देखो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए और क्या क्या करना है। तो हमें पता होना चाहिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ बैलेंस शीट, शेयर ऑफ होल्डिंग और माइनॉरिटी, प्री एक्विजिशन पीरियड, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। करना क्या है, जो प्रॉफिट और रिजर्व्स हैं उसको बांटना है प्री एक्विजिशन पीरियड में और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में। प्री वाला क्या कहलाएगा, कैपिटल प्रॉफिट, पोस्ट वाला क्या कहलाएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट जो कर रखी है एच ने एस में, वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं आएंगी। और इसी तरह जो इक्विटी शेयर कैपिटल है एस की, वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं आएगी। और हमें क्या करना पड़ेगा, गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालेंगे और माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालेंगे। तो अब मैं सीधा इसी कॉन्सेप्ट पर आ रहा हूं कि गुडविल कैसे निकलेगी। देखो इसको याद करो अब, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, या जिसका नाम है गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। तो पॉजिटिव आएगा तो गुडविल होगा, और नेगेटिव आएगा तो हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व। ये कैसे निकलेगा देखो, तो सीधा सा यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एच लिमिटेड इन एस लिमिटेड। तो ये वो फिगर है जो एच लिमिटेड की बैलेंस शीट में आपको दिखाई देगा। एच लिमिटेड ने कितने के शेयर खरीद रखे हैं एस लिमिटेड के। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एच लिमिटेड इन एस लिमिटेड एज पर बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड, देख रहे हैं आप। तो एच लिमिटेड की बैलेंस शीट में ये वो फिगर है जो मैंने बोला था कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं जाएगी। तो ये यहां से शुरू करेंगे जब हम गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालेंगे। तो एच की बैलेंस शीट में देखो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के नाम से दे रखा होगा, कितने के शेयर खरीद रखे हैं एच ने एस के। उसमें से आप क्या घटाएंगे, लेस करेंगे होल्डिंग कंपनी शेयर इन द इक्विटी ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। तो क्या मतलब हुआ, होल्डिंग कंपनी का कितना शेयर है सब्सिडरी की इक्विटी, इक्विटी से मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अभी जैसा मैं कह रहा था कि अगर सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल है मान लो 1 लाख की, और होल्डिंग कंपनी का शेयर है 75%, मतलब 1 लाख में से 75,000 वाले शेयर्स इसने खरीद रखे हैं। तो यहां पर कितना लेस करेंगे हम, 75,000। तो होल्डिंग कंपनी शेयर इन द इक्विटी ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, तो वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। और क्या सब्ट्रैक्ट होगा देखो, एच लिमिटेड शेयर ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। ये कैपिटल प्रॉफिट वही है जो भी मैं ऊपर बोल रहा था, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और प्री एक्विजिशन रिजर्व, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। उसमें जो एच लिमिटेड का शेयर है, एच लिमिटेड का शेयर कितना होगा, 75%, जैसे मैं बोल रहा था। तो उसको यहां पर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करने से क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसको गुडविल भी बोलते हैं। और अगर नेगेटिव बैलेंस आएगा तो क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व। तो लिखा है देखो, इफ यू गेट नेगेटिव वैल्यू अबव then the same is known as capital reserve। तो फिर मेरे साथ याद करो क्या करना है कि गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा। तो एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के शेयर कितने में खरीद रखे हैं, वो बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखेगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के नाम से। तो उसमें से क्या घटाना है, एक होल्डिंग कंपनी का शेयर इक्विटी ऑफ द सब्सिडरी कंपनी में। तो सब्सिडरी की जो इक्विटी है उसमें होल्डिंग का कितना शेयर बनता है वो घटाना है। और कैपिटल प्रॉफिट्स में, मतलब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स में एच लिमिटेड का जो शेयर बनता है वो घटाना है। तो ये दोनों आइटम्स घटाने के बाद आपके पास क्या निकल कर आएगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल। अगर ये नेगेटिव आएगा तो क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व। अब देखो दूसरा क्या कैलकुलेट करना है हमें, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगी, माइनॉरिटी शेयर होल्डर शेयर इन द इक्विटी ऑफ एस लिमिटेड। तो अभी मैं कह रहा था कि एस लिमिटेड की इक्विटी मान लो 1 लाख रुपीस की है, और 75% तो एच ने खरीद रखा है। तो 75,000 तो हो गए एच के, वो जो ऊपर अभी हमने सब्ट्रैक्ट किए थे। तो बाकी 25,000 किसके हुए, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के।
तो यहाँ पर वही है, ये बाकी 25,000 यहाँ पर आएगा। यहाँ से शुरू करेंगे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर शेयर इन द इक्विटी ऑफ एस लिमिटेड। उसमें ऐड क्या करेंगे, देखो माइनॉरिटी शेयर होल्डर शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स ऑफ एस लिमिटेड। तो एस लिमिटेड का जो कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट मतलब प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स, उसमें अभी 75% जो होल्डिंग का शेयर था वो हमने ऊपर सब्ट्रैक्ट किया था। जो बाकी 25% है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का शेयर, वो यहाँ पर ऐड होगा। साथ में एक और आइटम ऐड होगी, देखो माइनॉरिटी शेयर होल्डर शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स ऑफ एस लिमिटेड। तो रेवेन्यू प्रॉफिट से क्या मतलब है, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो जो ये ऊपर नहीं सब्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल निकालते समय सिर्फ हमें प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को देखना है, लेकिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते समय हमें प्री और पोस्ट दोनों को ऐड करना है। तो क्या समझ आया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 1 2 3 आइटम आपको जोड़नी है। कौन सी 3 आइटम जोड़नी है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर शेयर इन द इक्विटी ऑफ एस लिमिटेड, उसमें क्या जोड़ेंगे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स ऑफ एस लिमिटेड और माइनॉरिटी शेयर होल्डर शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स ऑफ एस लिमिटेड। अब ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक नई आइटम है, ये बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, शेयर होल्डर्स फंड की हेडिंग में आएगा। और शेयर होल्डर्स फंड का जो आप देखेंगे उसमें आएगा कहां पर, बिफोर द हेड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो ये आइटम यूजुअली मिलती नहीं है आपको, तो शेयर होल्डर्स फंड में ही आप लिख देंगे किसको, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को। तो जब अब एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो इसका प्रेजेंटेशन आप समझ जाएंगे। तो अभी हमने 2 चीजें निकालनी सीखी हैं, क्या क्या, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल, और नहीं तो गुडविल नहीं निकलेगी तो कैपिटल रिजर्व निकलेगा, और दूसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, जिससे अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान से समझ में आएगा। तो एकदम ध्यान से आप सुनेंगे, और वही नोटबुक और पेन आपके पास हो, कैलकुलेटर आपके पास हो, तो ज्यादा आसान होगा समझना। तो अब देखो, एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एस लिमिटेड as at March 31st 2020 are as follows। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, डेट ऑफ बैलेंस शीट, वो क्या है 31 मार्च 2020। अब देखो उसके बाद आप देखेंगे कुछ एच लिमिटेड के और एस लिमिटेड के बैलेंसेस दे रखी हैं। ये फुल फ्लैश बैलेंस शीट नहीं दी आपको, कुछ बैलेंसेस दे रखी हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके अंदर हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड के नाम पर क्या दे रखा है, शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड। तो एच के शेयर कैपिटल है 20 लाख और एस की शेयर कैपिटल है 6 लाख। तो 6 लाख का क्या मतलब है, 10 रुपए का एक शेयर है, इसका मतलब एस के 60,000 शेयर हैं और एक शेयर है 10 रुपए का, तो 6 लाख रुपए की ये कैपिटल है। इसके बाद देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखे हैं। तो एच के तो रिजर्व और सरप्लस की अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि एस वाला काम आएगा जब हम गुडविल निकालेंगे और माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालेंगे। तो जनरल रिजर्व एच का कितना है 4 लाख, एस का कितना है 2 लाख। सरप्लस कितना है, देखो एच का 6 लाख और एस का 4 लाख। तो ये बैलेंसेस कब के दे रखे हैं, 31 मार्च 2020, मतलब साल के आखिरी में। ये आप नोट करके रखो, जनरल रिजर्व लास्ट में कितना है 2 लाख रुपीस, और सरप्लस कितना है, एस की बात कर रहा हूं, सरप्लस कितना है एस का 4 लाख रुपीस। तो जनरल रिजर्व है 2 लाख, सरप्लस है 4 लाख, और इसके साथ साथ एक कैपिटल भी लिखकर चलो, एस की कैपिटल कितनी है 6 लाख। तो ये 3 फिगर आप ध्यान से कहीं नोट कर लो, क्योंकि अभी ये बार बार कैलकुलेशन में काम आएंगी। इसके बाद देखो एसेट्स की बात करें, तो एसेट्स में क्या दे रखा है, जो मैं कह रहा था नॉन करंट एसेट्स के अंदर दिया होगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के नाम से। ये इन्वेस्टमेंट किसने कर रखी है, एच लिमिटेड ने कर रखी है। और देखो ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है लास्ट में, इन्वेस्टमेंट इन 90% इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2019। तो बैलेंस शीट थी 2020 31 मार्च वाली, लेकिन इसने 1 जुलाई 2019 को किया है इन्वेस्टमेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 जुलाई 2019 से पहले वाले जो बैलेंस हैं वो प्री एक्विजिशन पीरियड है, और 1 जुलाई 2019 से बाद वाला पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है।
ये 12 लाख क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, 90% इक्विटी खरीदी है। तो देखो एस लिमिटेड की इक्विटी कितनी थी, अभी आपने लिखा था 6 लाख रुपए, तो 6 लाख का 90% कितना हुआ, 5,40,000। तो इसने 5,40,000 वाले शेयर कितने में खरीद रखे हैं, 12 लाख रुपए में। तो जब हम गुडविल निकालेंगे उस समय स्टार्ट कहां से करते हैं, मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, जो बैलेंस शीट में एसेट में दे रखी होगी। तो 12 लाख से शुरू करेंगे और बाकी पूरा सवाल जैसे अभी मैंने बताया था वो सब सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन उसकी पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये समझ आ रहा है, इन्वेस्टमेंट है 12 लाख की, 90% शेयर खरीद रखी है, 90% कितना हुआ, 6 लाख का 5,40,000। तो 5,40,000 वाले शेयर 12 लाख में इसने खरीद रखे हैं। अब देखो इसमें और क्या आपको गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बैलेंस इन जनरल रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ एस लिमिटेड ऑन April 1, 2019 was rupees 1,60,000 and rupees 1 lakh respectively। तो एस लिमिटेड का जो साल के शुरू में मतलब 1 अप्रैल 2019 को, तो क्या था, जनरल रिजर्व कितना था, 1,60,000 और सरप्लस कितना था, 1 लाख रुपए। तो ये बैलेंस दे रखी है साल के शुरू में, तो ये तो प्री एक्विजिशन रिजर्व है और प्री एक्विजिशन सरप्लस है। अब यहाँ ये समझोगे जो साल के आखिरी में रिजर्व था वो कितना था, मैंने बताया था, आपने नोट कर रखा है 2 लाख, लेकिन साल के शुरू में कितने का था, 1,60,000। तो जो 40,000 का जनरल रिजर्व है वो करंट ईयर वाला है, 1,60 प्री एक्विजिशन है, ये तो बिल्कुल क्लियर है, साल के शुरू में था। तो 1,60,000 का जनरल रिजर्व क्या कहलाएगा, प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व। लेकिन जो करंट ईयर का जनरल रिजर्व है वो कितना, 2 लाख जो आखिरी में है, 1,60,000 जो शुरू में था। तो करंट ईयर का हुआ इनका डिफरेंस मतलब 40,000। उस 40,000 को प्री और पोस्ट पीरियड में बांटना पड़ेगा। प्री पीरियड क्या हुआ करंट ईयर का, इसने जुलाई में खरीदा है, देखो साल शुरू हुआ था अप्रैल में, तो अप्रैल में जून 3 महीने का। तो अभी मैंने बोला जो करंट ईयर का जनरल रिजर्व है 40,000, उसका 3 महीने का करोगे मतलब 3/12। तो जो 40,000 गुणा 3/12 करोगे तो कितना आएगा, 10,000। तो ये 40 में से 10 किस में जाएगा, प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व, और बाकी 30 किस में जाएगा, 30 मतलब 30,000, 30,000 कहाँ जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व। इसी तरह देखो आप सरप्लस की कैलकुलेशन करोगे, साल के शुरू में सरप्लस कितना था, April 1, 2019 को 1 लाख का था। साल के आखिरी में सरप्लस कितना है, देखो एस की बात कर रहा हूं, 4 लाख रुपए का। तो 4 लाख का सरप्लस आखिर में है और 1 लाख का सरप्लस शुरू में था। तो करंट ईयर का सरप्लस कितना हुआ बोलो, 4 में से 1 घटा दोगे तो 3 लाख हुआ करंट ईयर का सरप्लस। इसको भी आप उसी तरह से प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में बांटेंगे। तो प्री एक्विजिशन पीरियड है 3 महीने का, तो इस 3 लाख का आप जब करोगे 3/12 तो वो प्री एक्विजिशन सरप्लस निकलेगा, और जब 9/12 करोगे तो वो पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस निकलेगा। तो अब देखो ये सारी कैलकुलेशन ठीक से एकदम डिटेल में यहाँ दिखाई गई है। पहले क्या लिखा है पढ़ो, कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। तो उसमें क्या आया, एक तो जनरल रिजर्व का जो ओपनिंग बैलेंस था, प्री एक्विजिशन पीरियड देखो फिर मैं बता रहा हूं, 1 जुलाई 2019 को इसने बिजनेस खरीदा था, मतलब वो जो शेयर खरीदे थे, तो 1 जुलाई 2019 से पहले वाले जो रिजर्व हैं, जो सरप्लस हैं, वो प्री एक्विजिशन पीरियड में जाएंगे, और 1 जुलाई 2019 के बाद वाला प्रॉफिट और रिजर्व किस में जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स और सरप्लस में। तो जो साल के शुरू वाला था वो तो प्री एक्विजिशन हो गया, और जो जनरल रिजर्व फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स, ये भी मैंने समझाया था, देखो क्लोजिंग जनरल रिजर्व है 2 लाख का, ओपनिंग था 1,60, तो करंट ईयर का हुआ 40,000। उस 40,000 को 3 महीने, 3 महीने कौन से हैं ये, अप्रैल मई जून, तो 3 महीने का आप निकालोगे तो कितना आएगा, 10,000। इसी तरह देखो सरप्लस का जो ओपनिंग बैलेंस है वो दे रखा है आपको 1 लाख, और जो करंट ईयर का सरप्लस है वो कैसे निकलेगा, 4 लाख माइनस 1 लाख, मतलब क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। तो 3 लाख हुआ, उस 3 लाख को भी प्री एक्विजिशन पीरियड में, मतलब जब 3 महीने का निकालोगे तो वो कितना आएगा, 75,000। तो अब प्री एक्विजिशन पीरियड के रिजर्व और सरप्लस टोटल कितने आए, देखो
3,45,000 देख रहे हैं ये कैसे निकला है 1,60,000 प्लस 10,000 प्लस 1 लाख प्लस 75,000 ये सब जोड़कर आ गया प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व 3,45,000। इसका एक और नाम बताया था ना मैंने, क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल प्रॉफिट्स। तो मैं पूछूं इस सवाल में कैपिटल प्रॉफिट हमने कितना निकाला, टोटल 3,45,000। तो इसको बांट देंगे किसमें, एच लिमिटेड का कितना शेयर है इसमें और एस लिमिटेड का कितना शेयर है। तो शेयर कैसे, एच ने 90% शेयर खरीदे थे, तो जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिजर्व है मतलब कैपिटल प्रॉफिट है 3,45,000 का, इसका 90% किसका होगा, एच लिमिटेड का, और इसका 10% किसका होगा, एस लिमिटेड का। तो आप देखो ये एच लिमिटेड का कितना लिखा हुआ है हमने, 3,45,000 का 90%, तो 3,10,500, और एस लिमिटेड का कितना है देखो 3,45,000 का 10%, मतलब 34,500। तो ये निकल आया कितना, कैपिटल प्रॉफिट का शेयर, एच लिमिटेड वाला भी और एस लिमिटेड वाला भी। अब आप क्या करेंगे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स निकालेंगे। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व से क्या मतलब है, जो रेवेन्यू प्रॉफिट्स मैं कह रहा था निकालने को। तो जनरल रिजर्व जो था करंट ईयर वाला, अब अच्छे से आपको याद हो गया होगा कि 40,000 था, जिसका 3/12 हमने ऊपर लिया था प्री में, तो बाकी 9/12 पोस्ट एक्विजिशन में लेंगे। इसी तरह सरप्लस आप देखो ऊपर हमने 3 लाख का 3/12 लिया था, तो अब क्या करेंगे 3 लाख का 9/12 लेंगे, तो मतलब 2,25,000। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स कितना आएगा, 2,25,000। तो अब देखो प्लस जनरल रिजर्व कितना है 30,000, तो इसको टोटल कर लेंगे आप, तो वो टोटल पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स बन जाएगा कितना, 2 लाख और ये 55,000 हो गया। ठीक है, लिखा है देखो टोटल पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, जिसका दूसरा नाम क्या है, रेवेन्यू प्रॉफिट। तो रेवेन्यू प्रॉफिट हमारा कितना निकला, 2,55,000। इसको भी बांट देंगे किसमें, एच लिमिटेड और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, किस रेशो में, वही 90% और 10% वाली। तो एच लिमिटेड का कितना बनेगा देखो, 2,55,000 का 90%, तो 2,29,500, और एस का कितना बनेगा, 2,55,000 का 10%, तो 25,500। तो ये एच और एस का हमने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और रिजर्व्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो ये 25,500 बना है, ये तो हम कंसोलिडेटेड निकालने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिजर्व मैं सजेस्ट करूंगा एच का जो शेयर है वो आप अलग अलग ही निकाल लो तो ज्यादा अच्छा है। मतलब जैसे जनरल रिजर्व 30,000 निकला है ना, तो इस 30,000 को आप बांट दो 90% और 10%। इसी तरह सरप्लस जो है कितना निकला था, 2,25,000, इसको भी 90% और 10% में बांट दो। तो आप देख सकते हैं जो एच का कैलकुलेशन मैंने दिखा रखी है, ये जो 2,29,500 आया है वो एक्चुअली कैसे आया है, 30,000 का 90% और 2,25,000 का 90%। तो रिजर्व इसका पोस्ट वाला है 27,000 और सरप्लस इसका पोस्ट वाला है 2,02,500। ये अलग अलग निकालने को मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो एच वाला शेयर है रिजर्व का, वो एच के अपने रिजर्व में जुड़ेगा, और जो एच का शेयर है सरप्लस में, वो एच के अपने सरप्लस में जुड़ेगा। तो ये अभी जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए बेसिक आप बेशक अलग अलग ना निकालें, वो सीधा सीधा 2,55,000 का 10% हमने कर रखा है, क्योंकि वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में चला जाएगा। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पर्पस के लिए तो टोटल को ही बांट दो, लेकिन अगर जो एच लिमिटेड है उसके अलग अलग बांटो तो बेटर है, क्योंकि जनरल रिजर्व फिर आपको अलग से पता चल जाएगा कि कितना है एच का शेयर और सरप्लस का शेयर कितना है एच का, वो इस एच के अपने अपने जनरल रिजर्व और सरप्लस में जुड़ेगा जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। तो अभी लेकिन वो काम नहीं आएगा, क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एच लिमिटेड का यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में नहीं काम आता। तो अब देखो दो परफॉर्मा मैंने ऊपर बताए थे कि कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे होगा। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की कैलकुलेशन के लिए क्या करोगे, देखो स्टार्ट कहां से करते हैं,
कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एच लिमिटेड इन एस लिमिटेड। तो मैंने बताया था बैलेंस शीट में थी ना ये फिगर, 12 लाख रुपए आप सभी ने लिख रखी है कि इन्वेस्टमेंट की है एच ने एस में 12 लाख की, यहां से शुरू करना था। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करने को बोला था? होल्डिंग कंपनी शेयर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड की कितनी कैपिटल उसने ले रखी है? तो 90% ले रखी थी, और आपने लिखा हुआ है देखो एस लिमिटेड की कैपिटल है कितनी? 6 लाख रुपीस। तो मैंने बताया था 6 लाख का 90% 5,40,000 वाले शेयर इसने ले रखे हैं। एक और चीज क्या घटानी थी? एच लिमिटेड शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स इन एस लिमिटेड। तो एच लिमिटेड ने जो एस लिमिटेड के कैपिटल प्रॉफिट में शेयर है, वो जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स हमने बांटा था, तो वो 3,10,500 आया था। देखो 3,10,500 ये मैं दिखा देता हूं एक बार फिर, ये फिगर है, देखो अब आपको दिख रहा होगा। एच लिमिटेड का कितना निकला था? वो जो कैपिटल प्रॉफिट आए थे टोटल 3,45,000, उसका 90% एच का था, तो 3,10,500 ये वो वाली फिगर है जो हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट की है। तो अब टोटल ये कितना आ गया? पॉजिटिव आया ना, देखो 12 लाख में से एक 5,40,000 सब्ट्रैक्ट किया है और 3,10,500 सब्ट्रैक्ट किया है। ये करने के बाद क्या निकला? गुडविल कितनी निकली बोलो? 3,49,500, 3,49,500। अगर ये फिगर नेगेटिव आती तो हम इसको क्या बोलते? कैपिटल रिजर्व। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये गुडविल बैलेंस शीट में कहां पर जाती है? इंटेंजिबल एसेट्स के नाम से आती है। तो गुडविल ऑफ ₹3,49,500 विल बी शोन एज इंटेंजिबल एसेट्स under the head non-current assets in the consolidated balance sheet। तो consolidated balance sheet में जो पहले हम fixed assets बोला करते थे, अब उसको नॉन करेंट एसेट्स करके लिखते हैं। नॉन करेंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स के नाम से हम किसको लिखेंगे? गुडविल को। कितने की गुडविल लिखेंगे? 3,49,500। तो देखो फिर याद कर लो बेटा अच्छे से, अगर अभी तक याद नहीं कर पाए हो कि गुडविल कैसे निकलनी है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखो, एच ने कितने में शेयर खरीदे थे एस के, ये बैलेंस शीट में दिया हुआ है 12 लाख रुपए। उसमें से क्या घटा दो? जो शेयर खरीदे थे उसकी एक्चुअल इक्विटी की वैल्यू क्या है? तो शेयर कैपिटल थी 6 लाख और वो 90% के हिसाब से बनती है 5,40,000। तो 5,40 वाले शेयर 12 लाख में खरीद रखी हैं, तो 5,40 घटा दिया। और क्या घटाना है? एच लिमिटेड का शेयर जो इसके मतलब एस लिमिटेड के कैपिटल प्रॉफिट में बनता है, वो अच्छे से आपको निकालकर समझाया, 3,10,500। तो गुडविल निकल आई है 3,49,500। इसके बाद देखो अभी इसमें क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकलेगा वो आपको समझाया। सबसे पहले माइनॉरिटी की शेयर कैपिटल क्या बनती है? तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर शेयर ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड। तो एस की कैपिटल तो थी 6 लाख रुपए की, 90% तो एच के पास थी, तो बाकी 10% किसके पास थी? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास। तो 6 लाख का 10% कितना बनेगा? 60,000। तो ये तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में गया सबसे पहले। और दोनों चीजें जोड़ते हैं यहाँ पर, माइनॉरिटी शेयर होल्डर का जो कैपिटल प्रॉफिट बनता है और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का जो रेवेन्यू प्रॉफिट बनता है। ये दोनों कैलकुलेशन अभी हमने ऊपर की थी, एक बार देखो मैं फिर दिखा देता हूं आपको। माइनॉरिटी का ये जो 255 का 10% आप देख रहे हैं 25,500, ये तो क्या था? कैपिटल प्रॉफिट। और जो इसके नहीं, ये तो रेवेन्यू प्रॉफिट है 25,500, और इससे ऊपर वाला जो हमने निकाला था 34,500, ये क्या था? कैपिटल प्रॉफिट। तो ये दोनों फिगर्स ऐड होंगी, 34,500 भी ऐड होगा और 25,500 भी ऐड होगा। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आप देख सकते हैं ऐड लिखा है क्या? माइनॉरिटी शेयर होल्डर शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स ऑफ एस लिमिटेड, वो कितना है? 34,500। एक और फिगर है माइनॉरिटी शेयर होल्डर शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, ये कितना है? 25,500। तो तीनों फिगर्स जोड़ेंगे, शेयर कैपिटल है कितने वाली? 60,000 वाली। कैपिटल प्रॉफिट का शेयर कितना बनता है? 34,500। रेवेन्यू प्रॉफिट का शेयर कितना बनता है? 25,500। किसके शेयर की बात कर रहा हूं? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स वाला जो 10% था।
तो ये टोटल आ गया 1,20,000। ये आएगा कहां पर? बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड में, जैसा मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। तो इसके साथ साथ वो जो मैंने बताया था 27,000 जो पोस्ट एक्विजिशन में एच का रिजर्व था, और जो इसके साथ साथ सरप्लस था 2,02,500 पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस एच का, ये यहाँ पर नहीं आया ना कहीं। कहां पर जाएगा? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। तो मैंने बताया था उस समय पर 27,000 वाला ये जनरल रिजर्व एच के अपने जनरल रिजर्व में जुड़ जाएगा। तो एच का अपना जनरल रिजर्व कितना था? देखो जो आपको बैलेंसेस मैंने दिए थे, एच का जनरल रिजर्व दिख रहा है यहाँ 4 लाख रुपए। तो इस 4 लाख में वो 27,000 जुड़ जाएगा। तो जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो एच का जनरल रिजर्व अब कितना आएगा? 4,27,000। और सरप्लस अब एच का कितना आएगा? देखो पहले कितना दिख रहा है सरप्लस? 6 लाख। और उधर वो जो पोस्ट एक्विजिशन वाला सरप्लस निकाल के बैठे हैं हम, वो कितना बैठे हैं? देखो 2,02,500। तो ये उसके अपने सरप्लस में जुड़ जाएगा, और जो फिगर आएगी वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आएगी। तो इसको आप अभी अच्छे से समझ पाएंगे जब एक एग्जांपल लेकर मैं इस पूरे सवाल को कराऊंगा। तो अभी आपने क्या याद किया मेरे साथ साथ? देखो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल कैसे निकलना है, एक कितने की इन्वेस्टमेंट की गई है, उसमें से उस शेयर्स की वैल्यू क्या बनती है, और उसमें से घटाएंगे कैपिटल प्रॉफिट एच का। तो आ जाएगा पॉजिटिव है तो गुडविल, और नेगेटिव है तो कैपिटल रिजर्व। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकाला? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का शेयर क्या बनता है एस कंपनी में, और उसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का कैपिटल प्रॉफिट भी, और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का रेवेन्यू प्रॉफिट भी। तो ये सबसे मेन चीज है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल आप अगर निकाल लेते हैं, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट अगर आप निकाल लेते हैं, तो 15 नंबर के सवाल में से कम 6 नंबर आपके पक्के हो गए हैं समझो। बाकी जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी उसके नंबर 9 ही बचे। तो 6 नंबर की वेटेज कम से कम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वाले सवाल में इन दो फिगर्स की कैलकुलेशन को जाएगी। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, या जिसका दूसरा नाम है गुडविल, और नेगेटिव निकले तो कैपिटल रिजर्व, और इधर क्या है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो किसी भी सवाल के लिए ये दो एडजस्टमेंट्स हैं ही हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये एक हम बड़ा एग्जांपल करेंगे, उसमें आप ये चीजें और अच्छे से समझ पाएंगे कि एक्चुअली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो अब देखो बच्चों, मैं 10 मिनट का एक ब्रेक लूंगा। उस ब्रेक के दौरान आप अभी तक जो मैंने बताया उसको थोड़ा रिवाइज कर लें, मन में सोच लें, कुछ नोट किया है तो उसको देख लें कि हमने क्या किया। और उसके साथ साथ एक मैं कोशिश करता हूं स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल लगा देता हूं, तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स आप पढ़ लें, लिखना चाहते हैं लिख लें, क्योंकि उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि उसको सॉल्व कैसे करना है। वो ब्रेक से वापस आने के बाद मैं समझाऊंगा। इस बीच में क्वेश्चंस अगर अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें कोई क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं तो वो क्यूए वाले टैब में जाकर लिखते हैं उन क्वेश्चंस को, तो उसको फिर मैं ब्रेक से वापस आने के बाद डिस्कस करूंगा। और इसके साथ साथ अगर फीडबैक आप सेशन की देना चाहें तो वो भी फीडबैक जरूर लिखते रहें, क्योंकि जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि ऑनलाइन क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को क्योंकि मैं डायरेक्ट देख नहीं पा रहा हूं, तो आपकी फीडबैक से मुझे पता चलेगा एक्चुअली कि ये सेशन आपके लिए कितना मीनिंगफुल रहा और आपको इससे कितना फायदा हुआ। तो अब देखो आप अपनी स्क्रीन पे दिख तो छोटा रहा होगा, लेकिन एक सवाल मैंने लगा दिया है, ये इलस्ट्रेशन 15 देख पा रहे होंगे आप, ऐसा कुछ लिखा है। और ये है एक्चुअली फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन जो 2018 के पेपर में आया हुआ है, और इसमें हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। तो ब्रेक के दौरान आपके स्क्रीन पर ये सवाल लगा रहेगा, इसको जरा आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश भी करो, और इसके साथ साथ जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसे रिवाइज भी करो, क्यूए में जाके अपने सवाल भी पूछ लो। ब्रेक से वापस आने के बाद पहले हम इस इलस्ट्रेशन 15 को डिस्कस करेंगे आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद। तो अब करीब 10 मिनट के ब्रेक के लिए मैं जा रहा हूं, इस बीच में आप इस एग्जाम्पल को देखें ध्यान से। अच्छा तो स्टूडेंट्स देखो मैं आ गया वापस। अब एक बार क्वेश्चंस जो अभी तक मुझे मिले हैं वो मैं देख लेता हूं। एक लिखा है कि सर नोट्स और असाइनमेंट नहीं मिल पा रहे हैं, और कुछ बच्चे थोड़ा सा परेशान है कि एसओएल की टीम कोऑपरेट नहीं कर रही है, कि मैं मेल लिखता हूं जवाब नहीं आ रहा। बच्चों इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्लासेस जब आज हो रही हैं ये आपने सोचा नहीं था, आप ही के इंटरेस्ट के लिए हो रही हैं। एसओएल की टीम दिन रात मेहनत कर रही है कि आप अपना अच्छे से अच्छे तरीके से पेपर कर सकें। डिफिकल्ट सिचुएशन है, ये कॉन्फिडेंस रखें
कि ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे और ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। इसके लिए एसओएल की टीम मतलब पूरे एफर्ट्स कर रही है। और टेक्निकल टीम, अगर मोहित जी मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज इंश्योर करें ये बच्चे किस तरीके से ये मटेरियल जो मैंने लोड किया देख पाएंगे और किस तरीके से ये इन वीडियोस को देख पाएंगे। तो थोड़ा सा आप इनकी मदद करें। थैंक यू। इसके अलावा एक क्वेश्चन मिला है कि सर सेमेस्टर एग्जाम कब होंगे। इसका जवाब मैंने पहले भी दिया था कि सेमेस्टर एग्जाम जो होने हैं वो आपको अपने आप नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अपनी एसओएल की वेबसाइट देखते रहें। वैसे एक यूजीसी की कमिटी बनी हुई थी, हाई पावर्ड कमिटी, इसको लेके कल उसने रिपोर्ट अपनी जमा की है। और अगर वो रिपोर्ट मान ली जाती है तो आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम, जो मुझे समझ में आ रहा है, ये मैं पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं, अभी आप इसको ऑफिशियल ना माने जब तक एसओएल की वेबसाइट पर ना आ जाए। मुझे जो समझ में आता है ये एग्जाम आपके 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में होंगे। एग्जाम 100% होंगे, ऐसा नहीं है। अगर कोई किसी गलत फहमी में है कि बिना एग्जाम के हमें प्रमोट कर दिया जाएगा तो वो आप भूल जाइए। लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है उस रिपोर्ट में जो लिखा है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में होना है। और जो थर्ड ईयर के एग्जाम हैं वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होना है। अभी ये रिपोर्ट जमा की गई है, अप्रूव नहीं हुई है जैसा मुझे पता है। तो अभी आप मतलब पक्की गाइडलाइंस आने का इंतजार करें और एसओएल की वेबसाइट को आप देखते रहें। नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर सब आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल भी चिंता ना करें। पेशेंटली सुने जो आपको बताया जा रहा है, और जितना आप उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जो भी रिसोर्स आपके पास हैं, डीयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डीयू की साइट पर भी मिल जाते हैं। थोड़ा सा सर्च करो बेटा इंटरनेट पर, सब कुछ आपको मिल जाएगा किसी भी चैप्टर का। जब तक कि ये एसओएल से नहीं मिल रहा है तब तक आप इसको देख लो बेटा, ठीक है। तो आप एसओएल के एफर्ट्स को एक्नॉलेज करो। वो दिन रात आप ही बच्चों की भलाई के लिए लगे हुए हैं और उसी के लिए हम यहाँ आकर पढ़ा रहे हैं। तो आप इस चीज को समझो, ठीक है। इसके अलावा और मैं क्या देख रहा हूं, एक सवाल है, इलिमिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सब्सिडरी कंपनी एंड पेरेंट पोर्शन ऑफ इक्विटी। तो इससे मतलब वही है कि जो शेयर कैपिटल है सब्सिडरी कंपनी की, जो अभी पिछले एग्जांपल में जो भी फिगर थी वो अब बैलेंस शीट में नहीं आएगी। तो उसको अभी हम इग्नोर करेंगे, वो एक फुल फ्लेज्ड एग्जांपल मैं लूंगा, उसके माध्यम से आप समझ जाएंगे। लोन रिजर्व सरप्लस की ट्रीटमेंट साथ में हो सकती है क्या सब्सिडरी कंपनी में। तो लोन अलग है बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस अलग है। लोन अगर है तो वो सिंपली एच और एस का लोन ऐड होगा। ये अभी जो मैं फुल फ्लैश सवाल करूंगा वहां पर आप समझ जाएंगे। रिजर्व सरप्लस अलग है। लोन का रिजर्व और सरप्लस की ट्रीटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। होल्डिंग कंपनी इज द वर्च्यू ऑफ हैविंग वन और मोर सब्सिडरी होगा। आपके पेपर में जो सवाल आएगा उसमें एक होल्डिंग कंपनी होगी और उसकी एक ही सब्सिडरी कंपनी होगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पर्पज से इससे ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आएगा, जैसा मैं आपको बता चुका हूं। और चॉइस भी होल्डिंग वर्सेस होल्डिंग होगी, तो एक थोड़ा सा मुश्किल भी अगर है तो एक कंपैरेटिवली इजी सवाल होगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें इसकी। एग्जाम ऑनलाइन होगा तो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है। तो आप ये मानकर चलें ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एसओएल की वेबसाइट पर आएगी। ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, पर्सनल ओपिनियन है मेरा, ऑनलाइन होना बड़ा मुश्किल होगा, तो ऑनलाइन नहीं होगा। इसके अलावा सर हाउ टू गिव यूर फीडबैक, बेटा इसी में लिख दो, क्यूए सेशन में जहां आप लिख रहे हो यहीं पर फीडबैक लिख दो, उसी को हम मान लेंगे, ठीक है। तो आप कितना अच्छे से ये बात सुन रहे हैं यहीं पर मेंशन करते हैं, कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। तो अब मैं वापस आ जाता हूं, देखो वही स्क्रीन शेयर करता हूं जहां मैं एक एग्जाम्पल आपको छोड़कर गया था। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स आपने लिख ली होंगी, अगर नहीं लिखी हैं तो एक बार लिख लो जब मैं सवाल पढ़ूं। अब इसको मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप और क्लियरली इसे देख पाएं। तो देखो ये क्या लिखा है, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2016। एक स्टूडेंट ने ये भी लिखा था सर एक बार प्री पोस्ट दोबारा समझाओ, तो ये एग्जाम्पल उसी के लिए है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए अभी तक जो भी मैंने बताया है। और ये फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन है जो आपके पेपर में प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है। तो अब देखो शेयर होल्डर्स फंड इसमें आपको दे रखा है, शेयर कैपिटल कितनी है
40 लैक्स एच की और एस की कितनी है 12 लैक्स। तो एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल है 12 लाख और ये नई बैलेंस शीट के फॉर्मेट में जो आपने यूनिट 2 में पढ़ा होगा उसके हिसाब से ये दे रखा है। तो अब इसमें नोट 1 में इस शेयर कैपिटल का ब्रेकअप होगा। एच लिमिटेड की शेयर कैपिटल को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ये 40 लाख सीधी की सीधी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में चली जाएगी। एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल को करेंगे बांटेंगे वही होल्डिंग और सब्सिडरी के, होल्डिंग और माइनॉरिटी के शेयर में। तो देखो शेयर कैपिटल जो 40 लाख और 12 लाख है, तो 40 को छेड़ना नहीं है, 12 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब वो एक बार इसका नोट 1 पढ़ ही लो। बैलेंस शीट के नीचे आपको जो नोट्स टू अकाउंट्स दे रखे हैं उसमें देखो पहले नोट में क्या लिखा है, शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप 10 रुपीज ईच। तो 12 लाख जो सब्सिडरी की कैपिटल है 10 रुपए का एक शेयर है, मतलब क्या हुआ 1,20,000 शेयर हुए और 10 रुपए का एक शेयर हुआ। इसी तरह होल्डिंग के कितने हुए 4 लाख शेयर हुए, 10 रुपए का एक हुआ, तो 40 लाख के शेयर है होल्डिंग कंपनी के और 12 लाख के शेयर है सब्सिडरी कंपनी के। तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो अब देखो ये फिगर कहीं नोट कर लो क्योंकि ये बार बार मैं जब सॉल्यूशन करूंगा तो यूज करूंगा कि सब्सिडरी की कैपिटल कितनी है बोलो 12 लाख, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके साथ साथ देखो नेक्स्ट अब हम पढ़ें तो रिजर्व एंड सरप्लस, ये बैलेंस शीट की डेट मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट जो आपको दे रखी है। तो एच का रिजर्व कितना एंड सरप्लस है 20 लाख और एस का है 12 लाख। तो अब इसका नोट 2 दे रखा है, उसमें रिजर्व अलग से लिखा होगा, सरप्लस अलग से लिखा होगा। तो नोट 2 अब देखो ध्यान से, पहले नोट 2 में रिजर्व आपको बता रहा है, एच का जनरल रिजर्व है 8 लाख और एस का कितना है 4 लाख। तो 8 लाख जो एच का है वो तो बैलेंस शीट में एज इट इज जाएगा और एच का जो सरप्लस है 12 लाख वो बैलेंस शीट में एज इट इज जाएगा। हाँ, एस का जो है सब्सिडरी का वो आप कहीं पे नोट कर लो, क्लोजिंग वाला मतलब बैलेंस शीट की डेट वाला। बैलेंस शीट की डेट क्या है 31 मार्च 2016। तो आप ये लिख लो क्योंकि तभी आप करोगे और अच्छे से समझ पाओगे। तो एस का जो बैलेंस शीट की डेट मतलब 31 मार्च 2016 को जनरल रिजर्व कितना है 4 लाख और सरप्लस कितना है 8 लाख। तो अभी तक मैंने आपको बोला 3 फिगर्स नोट कर लो कहीं पर, शेयर कैपिटल एस की है 12 लाख और इसका जो जनरल रिजर्व है एस का 4 लाख। ये क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च 2016 का, देखो बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 2016 और ये सरप्लस भी 8 लाख कहीं पर नोट कर लो क्योंकि ये भी अभी आपको काम आने वाला है। इसके बाद देखो थर्ड आइटम क्या दे रखी है इस बैलेंस शीट में, नॉन करंट लाइबिलिटीज की हेडिंग्स में है करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज एच की कितनी है 12 लाख और एस की कितनी है 8 लाख। जैसा मुझे पता है इसकी कोई एडजस्टमेंट इस सवाल में नहीं है, तो सिंपली जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो एच लिमिटेड की ही बनती है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, उसमें ये दोनों करंट लाइबिलिटीज जोड़ देंगे। तो मतलब 12 लाख और 8 लाख 20 लाख रुपए की करंट लाइबिलिटी आएगी जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आप नोट करके रखो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हमें करंट लाइबिलिटीज कितने की दिखेगी बोलो 20 लाख की। वो कहां से निकला है 12 लाख की होल्डिंग कंपनी वाली और 8 लाख की सब्सिडरी कंपनी वाली। तो 12 और 8 जोड़कर आएगा 20 लाख रुपए। अब देखो इसी तरह एसेट्स आप पढ़ो, फिक्स्ड एसेट्स के नाम पर टेंजिबल एसेट्स दे रखा है। एच का कितना है 32 लाख और एस का कितना है 20 लाख। तो 32 और 20 कितना हुआ बोलो 52 लाख, 52 लैक्स। तो ये टेंजिबल एसेट्स की भी इस सवाल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, होती तो हम करते हैं, वो अभी मैं एडजस्टमेंट्स कराऊंगा अलग से आपको। तो इसमें सिंपली दोनों को ऐड कर दिया जाएगा 32 लैक्स और 20 लैक्स, तो 52 लैक्स के टेंजिबल एसेट्स। तो ये भी नोट करके रखो, जो हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें टेंजिबल एसेट्स कितने के आएंगे बोलो 52 लाख के। वो कैसे आए हैं, एच लिमिटेड के टेंजिबल एसेट और एस लिमिटेड के टेंजिबल एसेट्स दोनों को हमने जोड़ दिया है। अब देखो नेक्स्ट आइटम क्या दे रखी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये 24 लाख है। ये वो हैं जो एच ने एस के शेयर खरीद रखे थे। ये मैंने कहा था ना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में तो नहीं जाएगा ये 24 लाख, लेकिन कहां काम आएगा जब हम वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालेंगे। इस 24 लाख के लिए देखो नोट 3 दे रखा है आपको, तो एक बार थर्ड नोट हम पढ़ लेते हैं, उसमें क्या लिखा है,
90% इक्विटी शेयर ऑफ एस लिमिटेड, तो 90% शेयर खरीदे हैं इसने 24 लाख रुपए में। तो 90% मतलब एच का शेयर कितना हो गया 90% और एस का शेयर कितना हो गया 10%। तो शेयर कैपिटल जो एस की थी मैंने अभी लिखवाई थी ना आपको, पहले नोट में देख रहे थे 12 लाख रुपए, तो 12 लाख रुपए वाली जो शेयर कैपिटल थी उसका 90% कितना हुआ बोलो 10,80,000। तो 90% 12 लाख का मैं बोल रहा हूं, तो 10,80,000 वाले शेयर इसने कितने में खरीद रखे हैं 24 लाख रुपए में। तो 24 लाख से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन शुरू करेंगे जब हम वो गुडविल निकालेंगे, और कितने वाले शेयर खरीद रखे हैं 10,80,000, तो ये वहां पर सब्ट्रैक्ट होगा, और जो बाकी 10% है मतलब 12 लाख का 10% 1,20,000 वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में काम आएगा। तो अब देखो मैक्सिमम फिगर्स में आपको इसीलिए ढंग से एकदम ध्यान से समझा रहा हूं। करंट एसेट्स के नाम पर यहाँ बैलेंस शीट को दोबारा देखो, एच के करंट एसेट कितने दे रखे हैं 16 लाख और एस के करंट एसेट कितने दे रखे हैं 12 लाख। तो इसकी भी इस सवाल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 16 और 12 कितना हुआ बोलो 28 लाख। तो सिंपली ये 28 लाख रुपए आप क्या करेंगे नोट करके रखो कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हम करंट एसेट्स कितने के लिखेंगे बोलो 28 लाख रुपए के। तो अब इतना समझ में आ गया होगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की सारी फिगर्स मैंने बता दी, सिर्फ दो फिगर अभी रह गई हैं। एक वही जो अभी हमने कैलकुलेशन सीखा था कि गुडविल कितने की आएगी और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने का आएगा। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, डेट ऑफ बैलेंस शीट है 31 मार्च 2016, एक डेट ऑफ एक्विजिशन पता होनी चाहिए, किस दिन इसने एक्वायर किया था, कितना शेयर किया था वो पता है, 90% शेयर किया हुआ है। अब देखो एडजस्टमेंट में पढ़ रहा हूं क्या मेंशन किया हुआ है, H Limited acquires the shares of S Limited on 1 जुलाई 2015। तो कब एक्वायर किया है बोलो 1 जुलाई 2015 को। बैलेंस शीट कब की दे रखी है 31 मार्च 2016 की, 1 जुलाई 2015 को एक्वायर किया गया है। तो 1 जुलाई 2015 से पहले वाले जो बैलेंस हुए वो सब क्या कहलाएंगे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और प्री एक्विजिशन रिजर्व। और 1 जुलाई 2015 के बाद वाले जो प्रॉफिट्स होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स। तो अब देखो इसमें और आपको क्या मेंशन किया हुआ है, बैलेंस इन जनरल रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2015, मतलब साल के शुरू में जनरल रिजर्व कितने का था 3,20,000 का और सरप्लस कितने का था 2 लाख रुपए का। तो साल के शुरू वाले ये तो दोनों प्री एक्विजिशन होते हैं, आपको मैंने बताया था। तो 3,20,000 प्री एक्विजिशन रिजर्व है और 2 लाख क्या है बोलो प्री एक्विजिशन सरप्लस है। लेकिन जो करंट ईयर वाला रिजर्व है देखो ये नोट्स टू अकाउंट्स में दिख रहा है, करंट ईयर का एस का टोटल क्लोजिंग कितना दिख रहा है बोलो रिजर्व 4 लाख, साल के शुरू में कितना था 3,20,000, तो करंट ईयर में कितना रिजर्व डाला, 4 में से 3,20 घटाओ 80,000। तो जो करंट ईयर वाला रिजर्व है 80,000 उसको भी हम प्री और पोस्ट में बांटेंगे। तो 1 जुलाई को एक्वायर किया है तो वही अप्रैल मई जून 3 महीने के बाद, तो 80,000 का 3/12 वो प्री में जाएगा और 9/12 पोस्ट में जाएगा। तो बेटा बिल्कुल ध्यान से समझ लो क्योंकि ये चीज हर सवाल में आपको करनी है। 4 लाख का क्लोजिंग जनरल रिजर्व है, 3,20,000 का ओपनिंग जनरल रिजर्व है, ओपनिंग तो प्री में जाना ही जाना है, और बिजनेस एक्वायर किया है 1 जुलाई को मतलब 3 महीने बाद। तो जो करंट ईयर का है 4 लाख और 3,20,000 का डिफरेंस मतलब 80,000 जो है उसका 3 महीने वाला वो प्री माना जाएगा और 80,000 का 9 महीने वाला वो पोस्ट माना जाएगा। इसी तरह देखो सरप्लस, क्लोजिंग सरप्लस आपको नोट्स टू अकाउंट्स में दिख रहा है ना, आपको लिखवाया भी मैंने 8 लाख रुपए का, और साल के शुरू में ये सरप्लस कितने का था देखो 2 लाख का जो एडजस्टमेंट में दे रखा है। तो 2 लाख तो प्री है ही है, और जो करंट ईयर वाला है मतलब 8 लाख में से 2 लाख घटाओगे तो 6 लाख वाला, तो जो करंट ईयर का है आपका 6 लाख, उस 6 लाख को भी इसी तरह आप प्री और पोस्ट में बांट देंगे। मतलब 3 महीने 6 लाख का 3 महीने वाला तो प्री होगा और 6 लाख का जो 9 महीने वाला है वो पोस्ट होगा, और उसी के हिसाब से हम गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकाल लेंगे। और जब गुडविल और या कैपिटल रिजर्व
और माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लेंगे, और जैसे ही ये दो फिगर्स निकल जाएंगी तो समझो आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी। तो इसमें देखो ध्यान से, इसने वही एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट किया हुआ है, ये सब चीजें अब मैं समझा चुका हूं आपको। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है 3,20,000, ये पहले प्री एक्विजिशन बता रहा है वही। और जो करंट ईयर का जनरल रिजर्व है, मैंने समझाया था ना 4 लाख में से 3,20 घटाओगे मतलब 80,000 का 3/12, तो वो जो 20,000 है करंट ईयर वाला वो आपका प्री के अंदर जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सरप्लस के अंदर देखो, ओपनिंग सरप्लस था 2 लाख और करंट ईयर का सरप्लस बताया था ना मैंने 8-2 मतलब 6 लाख जो था उसका 3 महीने का, तो 1,50,000। तो अब प्री एक्विजिशन के नाम पे आपके पास मतलब टोटल कितनी फिगर्स आ गई, एक तो ओपनिंग जनरल रिजर्व, एक करंट ईयर वाला 3 महीने का जनरल रिजर्व, ओपनिंग सरप्लस, करंट ईयर वाला 3 महीने का सरप्लस। तो 3,20,000 और 20,000 और 2 लाख और 1,50,000, इन फिगर्स को जब आप जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 6,90,000। ये 6,90,000 क्या निकला, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या निकला बोलो, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसका दूसरा नाम कैपिटल प्रॉफिट भी मैंने बोला था। इस 6,90,000 को बांट दोगे होल्डिंग और माइनॉरिटी में, तो वो 90% और 10% जो उनका शेयर है, तो 90% इसका होल्डिंग का और 10% इसका माइनॉरिटी का। तो 6,21,000 आ गया, इसको लिख कर रखो बेटा, 6,21,000 और 69,000, ठीक है। ये फिगर सभी काम आएंगी। अब देखो पोस्ट एक्विजिशन मतलब जो करंट ईयर का 9 महीने वाला प्रॉफिट है और 9 महीने वाला रिजर्व है। तो जो करंट ईयर का रिजर्व था मैंने आपको बताया था 80,000 था, 4 लाख माइनस 3,20,000, तो 80,000 में से जो 3 महीने का तो हम ऊपर ले चुके हैं, बाकी 9 महीने का कितना बना 60,000। और इसी तरह करंट ईयर का जो 9 महीने का प्रॉफिट है, करंट ईयर का टोटल प्रॉफिट है 6 लाख रुपए, 3 महीने का ऊपर ले चुके हैं ना प्री, तो 9 महीने वाला जो आएगा पोस्ट, तो 9/12 कर देंगे किसका, 6 लाख का, तो वो कितना आएगा 4,50,000। तो ये आया टोटल पोस्ट वाला आपका कितना 5,10,000, कितना आया 5,10,000। अब इस 5,10,000 को भी 90% और 10% में बांट देंगे, तो 90% इसका कितना हुआ 4,59,000 और 10% इसका कितना हुआ 5,10,000। तो जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स है वो एच का कितना निकला 4,59,000 और एस का कितना निकला मतलब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का 51,000। तो यहाँ पर आप एक ये बात समझ लो, ये जो 60,000 का जनरल रिजर्व है पोस्ट का, तो मैंने अभी ऊपर भी बताया था इसको अच्छे से अलग अलग ही डिस्ट्रीब्यूट करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जनरल रिजर्व का पोस्ट वाला मतलब एच के जनरल रिजर्व में जुड़ेगा। तो 60,000 का एच का शेयर कितना आएगा, ये कैलकुलेशन बाद में कहीं दी होगी, देखो 60,000 का 90% तो 54,000, ये लिख कर रख लो कहीं। तो पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व जो है वो 54,000 है एच का और 6,000 है माइनॉरिटी का। ये इसी का ब्रेकअप बता रहा हूं। इसी तरह प्रॉफिट जो है 4,50,000, उसको भी अलग अलग कर लो 90% और 10%। टोटल 5-10 को भी कर सकते हो 5,10,000 को, लेकिन अलग अलग करके चलो तो ज्यादा अच्छा है। तो 4,50,000 को जब 90% 10% करोगे तो एच का कितना आएगा 4,05,000 और 45,000 किसका आएगा माइनॉरिटी का। तो अब आप ये फिगर्स लिख चुके हैं। इसके बाद देखो अब हम देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो सिंपल सा फार्मूला है, क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से शुरू करेंगे। ये बैलेंस शीट में दे रखा था ना 24 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, नोट्स टू अकाउंट्स में दे रखा था, मैंने कहा था इस फिगर को लिखकर चलो ताकि आप ध्यान रखें। उसमें से घटाना क्या है, कितने वाली शेयर कैपिटल ले रखी है, तो शेयर ऑफ एच लिमिटेड इन द पेड अप शेयर कैपिटल। तो बताया था ना एस की पेड अप शेयर कैपिटल है 12 लाख और उसका 90% इसने ले रखा है। तो 12 लाख का 90% कितना हुआ 10,80,000, कितना हुआ 10,80,000, मतलब 10,80,000 वाले शेयर इसने 24 लाख में खरीद रखी हैं। ये मैंने अभी ऊपर भी बताया था।
और क्या घटाएंगे, शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, जिसको मैंने कैपिटल प्रॉफिट बोला था, वो 6,21,000 आया है। ये भी फिगर आपने लिख रखी होगी, अगर नहीं लिखी है तो देखो एक बार फिर दिखा देता हूं। ये जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हमने निकाला था 6,90,000 का, और उसका 90% तो 6,21,000 आया था, ये वो फिगर है। तो 6,21,000 यहाँ से घटाया तो 24 में से ये दोनों फिगर घटाओगे तो फाइनली गुडविल कितने की आएगी, 6,99,000 की। कितने की, 6,99,000 की। तो ये आपकी आ गई गुडविल। अगर ये नेगेटिव फिगर आती तो हम इसको क्या बोलते, कैपिटल रिजर्व। गुडविल आएगी तो ये गुडविल कहां पर जाएगी, मैंने बोला था बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स के नाम से जाएगा। तो इसको नोट कर लो कि हमने गुडविल कितने की निकाली है, 6,99,000 की, 6,99,000 की। ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट्स के नाम से जाएगा। इसी तरह देखो इसमें बेटा कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो शेयर इन द पेड अप कैपिटल, तो 12 लाख की कैपिटल में से 90% तो एच के थे, तो 10% किसके हो गए, माइनॉरिटी के। तो 12 लाख का 10% 1,20,000, और वही प्री एक्विजिशन का शेयर कितना था इसका, 69,000, और पोस्ट एक्विजिशन का शेयर कितना था, 51,000। ये दोनों फिगर आपने लिख रखी हैं, 69,000 और 51। अगर नहीं लिखी हैं तो फिर एक बार देख लो ये कहां से निकली थी। ये जो 5,10,000 है, इसका 10% किया था तो 51 है पोस्ट का, माइनॉरिटी का। और इसी तरह 6,90,000 जो निकला था उसका 10% हमने किया था, तो वो प्री एक्विजिशन में माइनॉरिटी का शेयर था। तो 69,000 जोड़ा जाएगा और 51,000 जोड़ा जाएगा। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देख लो कितना, कि 1,20,000 की इनकी शेयर कैपिटल है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स में इनका शेयर है 69,000, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स में इनका शेयर है 51,000। तो टोटल माइनॉरिटी कितना बना, 2,40,000। तो ये समझ आ गया, इसको भी लिख कर रखो। ये मैंने क्या बताया था, बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड में जाएगा। तो अभी जो हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने वाले हैं उसमें ये 2,40,000 जाएगा। तो दो फिगर हमने कैलकुलेट की, एक गुडविल की और एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट की। अब देखो ये दोनों वर्किंग नोट्स में करना था, फेयर में अब आप जो करेंगे, आपसे पूछा गया है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ एच लिमिटेड की एंड इट्स सब्सिडरी लिमिटेड एस लिमिटेड। तो बेसिकली एच और एस को मर्ज करके जो बैलेंस शीट बन रही है ये वो है, 31 मार्च 2016 को ही बन रही है। तो देखो शेयर होल्डर्स फंड में क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल सिर्फ एच की आएगी, मैंने आपको बताया था। तो एच की कैपिटल आपने लिख रखी है 40 लाख रुपए है, नहीं लिखी तो देखो एक बार फिर देख लो, बैलेंस शीट में जो नोट 1 था उसमें एच की कैपिटल देख रहे हैं 40 लाख, तो ये सिर्फ 40 लाख जाएगी। एस की 12 लाख अब भूल जाओ, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। जब हमने गुडविल निकाली थी और कैपिटल रिजर्व निकाला था उसकी कैलकुलेशन में वो यूज हो चुकी है, तो वो अब कहीं नहीं आएगी। तो अब आप देख रहे हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल एक नंबर के नोट के साथ 40 लाख लिखा है। इस नोट में कुछ नहीं लिखा होगा, बस 4 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच इस तरह से मेंशन्ड होगा। तो नोट 1 देखना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूं, जो नई बैलेंस शीट हम बना रहे हैं ये उसका नोट 1 हमने लिखा है, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच 40 lakhs। ठीक है, तो अब जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कैपिटल आई है वो 40 lakhs आई है, और ये सिर्फ एच वाली कैपिटल है, एस वाली का इससे कोई लेना देना नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस देखो इसने निकाला है 24,59,000, 24,59,000। ये सेकंड नोट में गया है, ये मैंने आपको समझाया था क्या करोगे, एच का आपने रिजर्व लिख रखा है, एच का आपने सरप्लस लिख रखा है, उसमें जोड़ दो जो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व था एच वाला और पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस था एच वाला। वो मैंने अभी ऊपर समझाया भी था जब मैं कह रहा था अलग अलग इनको निकाल लो और लिख कर रखो। तो सेकंड नोट देखोगे तो ये पूरा समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूं। देखो सेकंड नोट में देखो रिजर्व एंड सरप्लस, एच का रिजर्व आपने लिखा हुआ है 8 लाख का, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व जो था 60,000, उसका 90% इसका बनता है, तो 90% हुआ 54,000। तो एच का जो रिजर्व बना टोटल 8,54,000। इसी तरह जब हम सरप्लस देखेंगे तो एच का अपना सरप्लस है 12 लाख,
और जो पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस होगा, मैंने ऊपर समझाया था 4,50,000 का 90% आप कर लेंगे तो 4,05,000। तो इसका रिजर्व कितना बना 8,54,000 और सरप्लस कितना बना 16,05,000। इन दोनों को जब हम जोड़ लेते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल कितना आता है 24,59,000, 24,59,000। तो आप देख सकते हो बैलेंस शीट में आपको दिख रहा होगा रिजर्व एंड सरप्लस जो अब हमने नई बैलेंस शीट बनाई है उसमें 24,59,000 आया है। ये बिल्कुल सिंपल फिगर है, देखो आराम से समझ लो। एच का रिजर्व अपना और एच का जो शेयर है पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में एस के, वो जोड़ देंगे। इसी तरह एस का सरप्लस जो अपना था प्लस एस का जो एच का जो सरप्लस अपना था प्लस एच का जो शेयर था एस के पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस में, तो उनको जोड़कर जो चार फिगर्स ये बनी, रिजर्व अपना प्लस रिजर्व उसका पोस्ट एक्विजिशन वाला, सरप्लस अपना प्लस सरप्लस उसका पोस्ट एक्विजिशन वाला, तो अब जाके ये 24,59,000 की फिगर आई है। और ये अच्छे से देखो मैंने आपको नीचे नोट में समझा दी है। फिर बैलेंस शीट में आप थर्ड आइटम क्या देख रहे हो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये नोट 3 में इसने दिखाया है 2,40,000। ये ऊपर कैलकुलेशन अभी हमने की थी ना, ये वही माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। तो मैंने बोला था शेयर होल्डर्स फंड के बाद आप इसको लिखेंगे, ये वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की तरह एक नई लाइन आइटम लिखकर, मतलब 2 नंबर पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपने लिख दिया। नोट 3 के अंदर ये इसकी कैलकुलेशन फिर से दिखा रहा है। तो वो अब देखो 2,40,000 को इसने डिटेल में नोट 3 में दिखाया है, एक बार पढ़ सकते हो, ये आपको समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास 10% शेयर है, मतलब 1,20,000 के शेयर हैं। पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व कितना था माइनॉरिटी का 60,000 था ना, देखो टोटल, तो उसका 10% इनका है। पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस इनका कितना है 4,50,000 का 10%, मतलब 45,000। और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इनका कितना था, वो जो 6,90,000 का 10%। ये सारी कैलकुलेशन अब आप कर चुके हैं, तो ये 2,40,000 निकला है। ये हमने ऊपर भी निकाला था, बस इसमें पोस्ट वाला अलग अलग दिखा रखा है, जनरल रिजर्व कितना है सरप्लस कितना है उसमें इकट्ठा दिखा रखा था, बस वो फर्क है यहाँ पर। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपने देख लिया कितना निकला, देखो 2,40,000। फिर बैलेंस शीट में क्या लिखोगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसके नाम पर करंट लाइबिलिटीज, और करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेएबल्स आएंगे 20 लाख, ये आपने लिखे हुए हैं। सिंपल है बिल्कुल, जो ट्रेड पेएबल्स थे दोनों के जोड़कर लिख दिए हैं। देखो ट्रेड पेएबल्स एच के कितने दे रखे थे आपको, क्वेश्चन में मैंने बताया था ना, एच के ट्रेड पेएबल्स थे 12 लाख, मतलब करंट लाइबिलिटीज को ही ट्रेड पेएबल्स के नाम से लिख रहा है, वो 12 लाख थे और एस के थे 8 लाख। तो 12 और 8 20, ये वही है, देखो 20 लाख रुपए जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और उसका नोट में उसने फिर डिटेल में लिख दिया होगा। तो करंट लाइबिलिटीज ट्रेड पेएबल्स इसको बोल रहा है 20 लाख, और 4 नंबर के नोट में ये लिख रहा है। तो अगर ट्रेड पेएबल्स ना भी लिखो और नोट ना भी मतलब नोट तो बना दो, क्योंकि 12 जमा 8 20 तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है आप इसको ट्रेड पेएबल्स लिखो, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा मेंशन्ड नहीं है। तो 4 नंबर का नोट देख लो, वहां क्या दिख रहा है आपको, ट्रेड पेबल्स के नाम से लिख रहा है, नहीं तो आप वही करंट लाइबिलिटीज लिखोगे। एच का 12 लाख और एस का 8 लाख, तो 12 और 8 20 आ गया है, ये देखो। तो अब ट्रेड पेबल्स आप समझ चुके हैं और लाइबिलिटी में कुछ नहीं है, तो लाइबिलिटी साइड का जो टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है 86,99,000, 86,99,000। तो ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की लाइबिलिटी बन गई। अब हम एसेट्स में आएंगे, तो देखो नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के नाम पर फिक्स्ड एसेट्स लिखते हैं, और फिक्स्ड एसेट्स को भी अब जो किस नाम से जाना जाता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। टेंजिबल एसेट्स लिख दो और साथ में ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिख दो तो ज्यादा अच्छा है, या सिर्फ आप फिक्स्ड एसेट या मतलब टेंजिबल एसेट्स भी लिख देंगे तो कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या है, देखो 52 लाख आपने लिख रखा था, दोनों के फिक्स्ड एसेट्स हमने जोड़े हैं। क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रखा था, ये किस नाम से
आपको दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, तो आप ऐसे ही लिख दो अपनी बैलेंस शीट में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन करंट एसेट्स लिखना, उसके अंदर क्या लिखना बोलो, फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स में क्या लिखना, टेंजिबल एसेट्स, और टेंजिबल एसेट्स सीधे सीधे 32 जमा 20 52 लाख के लिख देना। और उसका जब नोट बनाओगे तो उसमें लिखना जरूर कि एच वाले हैं 32 लाख के और एस वाले हैं 20 लाख के, तो 32 जमा 20 कितना हो गया, 52 लाख, तो वो आप नोट में लिख देंगे। तो ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं भी लिखो तो चल जाएगा, इसी फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। नॉन करंट एसेट्स, उसमें लिखना फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में पहले लिखना टेंजिबल एसेट्स, और टेंजिबल एसेट्स अब कितने आ जाएंगे, 52 लाख रुपए के। तो ये सॉल्यूशन आपने देखा, 52 तक हो गया। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, तो 52 लैक्स आपने समझ लिया। इंटेंजिबल एसेट्स के नाम पर वो जो गुडविल अभी हमने निकाली थी, ये वो है 6,99,000 की, तो ये 6th नंबर के नोट में लिख रहा है, ये वो जो गुडविल की कैलकुलेशन की गई थी ये वही है, तो ये आपको लिखना है। 6 नंबर का नोट देख सकते हो आप, उसमें कुछ नहीं, अब डिटेल नहीं करके दिखाएगा क्योंकि वो वर्किंग नोट्स में किया हुआ है। अब सीधा सीधा इसने लिख दिया है गुडविल ऑन कंसोलिडेशन कितने का है, 6,99,000 का। इसके बाद देखो नेक्स्ट आइटम एसेट्स में क्या दिख रही है, तो फिक्स्ड एसेट में आपके टेंजिबल भी हो गया, इंटेंजिबल भी हो गया। करंट एसेट्स में देखो कुछ करना ही नहीं था, बिल्कुल सिंपल था, दोनों के करंट एसेट्स जोड़ देने थे। तो आपने नोट किया हुआ है एच के करंट एसेट्स कितने थे, देखो एच के करंट एसेट्स थे बैलेंस शीट में देखोगे 16 लाख, और एच एस के करंट एसेट थे 12 लाख, तो 16 और 12 जोड़ा तो 28 लाख। तो ये करंट एसेट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आ जाएंगे, और इसका जो नोट बनाओगे उसमें अलग से लिख दोगे, एच के हैं 16 लाख और एस के हैं 12 लाख, तो 16 जमा 12 28 लाख। तो देख लो ध्यान से, ये करंट एसेट्स वाली ट्रीटमेंट भी बैलेंस शीट में कैसे दिखाई देगी। तो करंट एसेट्स आप देख रहे हो 28 लाख के, और 7 नंबर का एक नोट वहां दिखाई देगा, अभी हम उस नोट को भी पढ़ देंगे। तो ये आइटम्स जोड़ के एसेट की जो 3 आइटम है, एक तो फिक्स्ड एसेट, मतलब एक टेंजिबल एसेट, एक इंटेंजिबल एसेट और एक करंट एसेट, तो जोड़कर कितना आ रहा है, 86,99,000। तो अब ये बैलेंस शीट का टोटल टैली हो गया। देखो करंट टोटल एसेट्स भी कितनी आए, 86,99,000, और टोटल लाइबिलिटीज भी कितनी आई, 86,99,000। तो एक बार नोट 7 देख लो, बिल्कुल सिंपल लिखा होगा, दोनों के एसेट करंट वाले जोड़ रखे होंगे। तो करंट एसेट एच के कितने थे, 16 लाख, और एस के कितने थे, 12 लाख, तो 16 और 12 28, तो ये जोड़कर वो आ गया कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। तो अब आपने देखा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सिंपली सारे एसेट्स एच वाले एस में जुड़ जाने हैं, सारी लाइबिलिटी एच वाली एस में जुड़ जानी है। दो चीजों को हम नहीं जोड़ेंगे, एक तो जो इन्वेस्टमेंट एच ने एस में कर रखा था वो इग्नोर किया जाएगा, मैं पहले बता चुका हूं, वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं आएगा। और क्या नहीं आएगा, एस की जो अपनी शेयर कैपिटल है वो भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं आएगी। उसके अलावा जितने भी एसेट्स हैं या जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, या तो कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी होंगी जो इसमें नहीं थी, तो एडजस्टमेंट को करने के बाद जो बैलेंसेस आएंगे वो आप कंसोलिडेट करेंगे, मतलब वो बैलेंसेस आप जोड़ेंगे। और अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो सिंपली उन बैलेंसेस को जोड़ देंगे। तो फिर एक बार मैं बता रहा हूं, देखो बैलेंस शीट को आप देखो क्या नहीं जोड़ा गया है। एक तो आप ये बैलेंस शीट में देख सकते थे, जो शेयर कैपिटल एस की है 12 लाख रुपए, ये नहीं जुड़ेगी क्योंकि ये अपने आप बढ़ जाती है। देखो समझो भी क्यों नहीं जुड़ रही है, क्योंकि ये अपने आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट और गुडविल में चली गई और वो कैलकुलेशन बैलेंस शीट में जाती है। और क्या नहीं जुड़ा, देखो एक वो जो इन्वेस्टमेंट थी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, 24 लाख के जो शेयर खरीद रखे थे, नोट नंबर 3, ये नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये भी गुडविल की कैलकुलेशन में चला गया। इसके अलावा जो भी एसेट्स हैं सिंपल एच वाला एस में जुड़ता जाएगा, जो लाइबिलिटीज हैं जुड़ती जाएंगी। अगर कोई एडजस्टमेंट दे रखी है तो उस एडजस्टमेंट को आप कर देंगे। तो अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो फिर करीब मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, आप इसको अच्छे से दिमाग में रिवाइज करें, और अगर कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं, फीडबैक लिखना चाहते हैं, तो वो क्यूए सेशन में ही लिखते हैं। तो 5 मिनट के ब्रेक के लिए मैं जा रहा हूं। उस 5 मिनट के बाद जब मैं फिर से लाइव होऊंगा तो कुछ और क्वेश्चंस आपके लेने के बाद मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट्स डिस्कस करूंगा जो इस सवाल में आपको आएंगी आगे। ठीक है, थैंक यू।
तो स्टूडेंट्स काफी अच्छी फीडबैक दी आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस और मुझे मिले हैं। एक क्वेश्चन ये था कि सर कैपिटल रिजर्व अगर आएगा तो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा। काफी मीनिंगफुल क्वेश्चन है, तो आप सभी को समझ में आना चाहिए कि अगर कैपिटल रिजर्व आया गुडविल के बदले तो वो ऑब्वियसली बैलेंस शीट में रिजर्व्स वाली हेडिंग में जाएगा। तो मेन तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा, और जब उसका नोट्स टू अकाउंट्स हम बनाएंगे तो रिजर्व वाली हेडिंग में हम कैपिटल रिजर्व को लिखेंगे। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या है और उसे कैसे एनालाइज किया जाएगा, ये अभी तक पूरे सेशन में मैंने ठीक से समझाया है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस दिन वो शेयर एक्वायर किए गए हैं। जिस दिन शेयर एक्वायर किए हैं एच ने एस के, उस दिन से पहले का जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा क्या है बोलो, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। उस दिन से पहले का जो रिजर्व है वो सारा प्री एक्विजिशन रिजर्व है, और उस दिन के बाद का जो प्रॉफिट है और उस दिन के बाद का जो रिजर्व है वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व है। तो बस ये आप याद रखें और उसके हिसाब से इस सब काम को करते हैं। अब देखो कुछ एडजस्टमेंट्स बाकी बचे हुए 20 मिनट में जितना मैं डिस्कस कर पाऊंगा करूंगा। आगे टाइम मिला क्लास लेने का तो फिर उसके बाद मतलब आपको इसको हम आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो अभी 20 मिनट में आप देखो कितना कुछ हम और कर पाते हैं। तो एक एडजस्टमेंट अक्सर आपको पेपर में एबनॉर्मल लॉस की दे रखी होती है या एबनॉर्मल प्रॉफिट की। जैसे कोई फायर हो गई अगर बिजनेस में कंपनी में, और वो फायर हुई प्री एक्विजिशन पीरियड में या पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में, तो उसको हम कैसे अकाउंट करेंगे। तो पूरी कैलकुलेशन सेम रहेगी, बस अब मैं मतलब ये नहीं बता रहा हूँ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनेगी, गुडविल कैसे निकलेगी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, वो सब वैसे ही रहेगा। बस ये फायर से जो एबनॉर्मल लॉस होगा उसका क्या फर्क पड़ेगा वो आपको समझना है। एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है, तो अगर एबनॉर्मल गेन है तो ऑब्वियसली लॉस से उल्टा आप आराम से उसको मैनेज कर लोगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि जो लॉस हुआ है वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में हुआ है या प्री एक्विजिशन पीरियड में हुआ है। तो अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट में मैं देखो पोस्ट एक्विजिशन वाले लॉस को लेकर चल रहा हूं। तो इसमें एक्सट्रैक्ट्स आपको क्या दे रखी हैं, सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का जो ओपनिंग सरप्लस था वो 20 लाख दे रखा है और क्लोजिंग सरप्लस 30 लाख रुपए का दे रखा है। अब देखो सरप्लस इन ये हो गया। अब इसने क्या कहा है, एच लिमिटेड परचेज 60% शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन September 1, 2019। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट है 31 मार्च 2020 की। बिजनेस कब खरीदा है बोलो, September 1, 2019 में। तो मतलब September 1, 2019 से पहले वाला पीरियड प्री एक्विजिशन पीरियड है। तो September 1, 2019 से पहले वाला मतलब साल के शुरू में April 1, 2019 को जो सरप्लस था 20 लाख रुपए का, वो तो प्री है ही है। करंट ईयर के कितने महीने हुए बोलो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो 5 महीने आए ना। तो 5 महीने वाला जो सरप्लस है वो प्री में जाएगा और बाकी 7 महीने वाला पोस्ट में जाएगा। तो ये आपको समझना है। लेकिन अब इसमें हुआ क्या, करंट ईयर वाला कितना है देखो, बिगिनिंग में 20 लाख था, वो तो पूरा सरप्लस प्री में जाएगा। करंट ईयर का कितना है बोलो, क्लोजिंग 30 है, ओपनिंग 20 था, तो इस साल सरप्लस कितना हुआ 10 लाख। वो 10 लाख आपका कहां पर जाना है, वो डिस्ट्रीब्यूट करोगे 5 महीने का प्री में और 7 महीने का पोस्ट में। तो ये सिंपल सी बात है, जिसको प्री पोस्ट अभी कम समझ आ रहा था तो और क्लियर हो जाएगा देखो इन एडजस्टमेंट्स के साथ साथ। अब ये देखो, देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर ऑन November 1, 2019। 1 नवंबर 2019 को फायर से कोई लॉस हुआ हमें 1,20,000 रुपए का। ये एबनॉर्मल लॉस है, हर साल तो हम उम्मीद करेंगे नहीं ना कि फायर होगी, तो ये एबनॉर्मल लॉस है। इससे क्या हुआ होगा कि जो प्रॉफिट मैं बोल रहा हूँ ना करंट ईयर में 30 माइनस 20 तो 10 लाख रुपए का आया है। एक्चुअली हमारा ओरिजिनल प्रॉफिट रहा होगा 11,20,000, उसमें से ये एबनॉर्मल लॉस 1,20,000 का घट गया है। तो हमारा सरप्लस जो डिफरेंस वहां दिख रहा है वो 10 लाख रुपए वहां ऐड हो गया है। तो आपको समझ में आया कि जो करंट ईयर का सरप्लस फाइनली हमें 10 लाख दिख रहा है, एक्चुअली वो ये एबनॉर्मल लॉस घटाने के बाद है। तो एक्चुअली करंट ईयर में हमने इस एबनॉर्मल लॉस से पहले
कितने पैसे कमाए थे? 11,20,000 रुपए। अब ये देखना है कि 11,20,000 में से पहले उसको हम 11-20 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्री पोस्ट में, मतलब 5 महीने और 7 महीने में, और फिर ये देखेंगे कि ये फायर अगर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में हुई है तो ये 1,20,000 वहां से घटाया जाएगा, और अगर ये फायर प्री एक्विजिशन पीरियड में हुई थी तो ये 1,20,000 वहां से घटाया जाएगा। तो अब देखो आप अच्छे से ये समझ जाओगे, एनालाइज द प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग सीबीएस। सीबीएस मतलब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जब हम देखेंगे तो ओपनिंग सरप्लस तो मैंने बताया था 20 लाख, बिल्कुल याद कर लो, हमेशा वो तो आपका प्री एक्विजिशन है ही है, क्योंकि बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 को बना रहे हैं। एक्विजिशन या तो साल के पहले दिन हुआ होगा या साल के बीच में हुआ होगा, तो जो साल के शुरू वाला सरप्लस है वो तो प्री में जाएगा ही जाएगा। अब जो करंट ईयर का 5 महीने का प्रॉफिट निकलेगा, देखो वो आपको समझना है। पहले ये याद कर लो फायर कब हुई है? पोस्ट में। पोस्ट मतलब नवंबर 1, मतलब सितंबर में जब बिजनेस एक्वायर किया उसके बाद ये फायर हुई है। तो ये जो 1,20,000 है फाइनली किस में से घटेगा? पोस्ट एक्विजिशन वाले सरप्लस में से। सरप्लस हमें हालांकि 10 लाख दिख रहा है लेकिन वो 10 नहीं है, 11,20,000 है, जैसा मैं आपको समझा चुका हूं। तो देखो प्रॉफिट अप टू सितंबर 1, मतलब वही प्री वाला प्रॉफिट जो 5 महीने का है वो कितना बनेगा? 30 लाख माइनस 20 लाख जमा 1,20,000। ये वही है जो 11,20,000 का प्रॉफिट करंट ईयर का था, उसका पहले 5 महीने का प्रॉफिट बनता है 4,66,667, 4,66,667। और यहाँ नीचे जो पोस्ट एक्विजिशन का उसका बनता है 7 महीने का आप करेंगे तो वही 11,20,000 का 7 महीने का, मतलब 30 माइनस 20 जमा 1,20,000 आप देख रहे हैं ना, तो 7 महीने का वो कितना बन रहा है बोलो? जो भी बनेगा पहले कैलकुलेशन करके, क्योंकि फायर हुई है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में 1 नवंबर को, तो ये 1,20,000 पूरा का पूरा यहां से घटाया जाएगा। तो पहले आप क्या करेंगे? 11,20,000 का 7/12 करेंगे और उसमें से 1,20,000 घटा देंगे, तो फाइनली ये 5,33,333 आएगा। तो बस सिंपल सी बात है, आप क्या देखो, अगर एबनॉर्मल लॉस है तो पहले उसको करंट ईयर के प्रॉफिट में जोड़ दो। तो करंट ईयर का प्रॉफिट हमारा जो था 10 लाख का, तो हम 10 नहीं 11,20,000 मान के चलेंगे। उसको प्री पोस्ट में बांट दिया 5 महीने 7 महीने के हिसाब से। बांट देने के बाद क्या किया? अगर ये फायर हमारी पोस्ट में हुई है तो पोस्ट में से घटा दिया, अगर ये फायर प्री में हुई होती तो प्री में से घटा देते। अभी देखो सेकंड एडजस्टमेंट में हम देखेंगे कि ये फायर प्री एक्विजिशन पीरियड में हुई है तो ये वहीं से घटेगा। तो इसको ढंग से आप समझ लेंगे, ठीक है? तो यहां तक ये समझ में आ गया। इसके बाद देखो वही अगर ये एबनॉर्मल गेन रहा होता तो बस इसमें फर्क क्या आता बोलो? जो लॉस है 1,20,000 का वो तो हमने क्या किया? प्रॉफिट में ऐड किया वापस। अगर गेन होता एबनॉर्मल तो वो लेस करना पड़ता। तो उस समय मैं बोलता करंट ईयर का प्रॉफिट जो 10 लाख का है और अगर कोई एबनॉर्मल गेन उसमें 1,20,000 जुड़ा हुआ है तो 10 में से पहले 1,20,000 में घटा देता तो कितना आता? 8,80,000। उसको मैं बांटता प्री और पोस्ट में, और फिर ये जो 1,20,000 का एबनॉर्मल गेन होता वो उसी पीरियड में जोड़ देता। अगर वो प्री में हुआ है तो प्री वाले प्रॉफिट में जोड़ देता और पोस्ट में हुआ होता तो पोस्ट वाले प्रॉफिट में जोड़ देता। तो लॉस से एकदम उल्टा रिवर्स एंट्री करोगे तो वो गेन की हो जाएगी। तो ये एकदम सिंपल आपको समझ आ गया है। एबनॉर्मल लॉस किसमें निकाला हमने? पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में। अब उसी के कंटिन्यूएशन में देखो सेकंड एडजस्टमेंट बिल्कुल सिंपल है, एबनॉर्मल लॉस इन प्री एक्विजिशन पीरियड। तो इसमें मैंने लिखा है व्हाट हैपेंस इफ द डेट ऑफ फायर वाज 1 जुलाई 2019 इन एडजस्टमेंट 1। तो उसने बिजनेस 1 सितंबर को एक्वायर किया था, पिछली बार फायर हुई थी नवंबर में, अब की बार फायर हम क्या कह रहे हैं? जुलाई में हुई है। तो अगर जुलाई में हुई है तो ये प्री एक्विजिशन पीरियड की फायर है, तो ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से घटेगी। तो इसमें क्या करेंगे? वही करंट ईयर का प्रॉफिट 10 लाख, लेकिन 10 नहीं 11,20,000 माना जाएगा। पहले एबनॉर्मल लॉस को वापस ऐड कर लेंगे। तो
11,20,000 को आप 5 महीने का बांटेंगे, और क्योंकि फायर 20 ये हुई है प्री एक्विजिशन पीरियड में, तो वहीं से 1,20,000 घटा दिया जाएगा। तो प्री एक्विजिशन आया देखो 3,46,667, और पोस्ट एक्विजिशन यहाँ देखो करेक्शन है माइनर, ये 5/12 लिखा है, ये 7/12 होना है, क्योंकि 7 महीने है ना पोस्ट वाले, प्री वाले 5 हैं, तो ये 7/12 आप कर लेना। तो 7/12 किसका करोगे, वही 11,20,000 का, तो ये आएगा कितना 6,53,333। तो प्री पोस्ट में हमने बांट दिया। तो फर्स्ट और सेकंड एडजस्टमेंट में आपको क्या समझ आया, अगर एबनॉर्मल लॉस है तो पहले करंट ईयर के प्रॉफिट में उसको जोड़ लो, जोड़ने के बाद उसको प्री और पोस्ट में बांट दो। प्री और पोस्ट में बांटने के बाद क्या होगा, अगर वो लॉस हुआ एबनॉर्मल प्री में तो प्री वाले प्रॉफिट में से घटा दो जो जो अब आया है, और अगर वो लॉस हुआ है पोस्ट वाले पीरियड में तो जो पोस्ट वाला लॉस अब आया है उसमें से इसको घटा देंगे। तो यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखो थर्ड एडजस्टमेंट क्या है, सेल ऑफ गुड्स बाय पेरेंट कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। तो ये एडजस्टमेंट भी अक्सर पेपर में आती है आपके सवाल में, तो इसको देखो ढंग से समझ लो। तो क्या हुआ है, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को कुछ शेयर्स बेच रखे थे, कुछ क्या बेच रखे थी, गुड्स बेच रखी थी, सेल ऑफ गुड्स, और उस गुड्स में से हो सकता है सारी की सारी या कुछ थोड़ी सी गुड्स अभी सब्सिडरी के पास हैं, मतलब वो सब्सिडरी आगे बेच नहीं पाई है। तो जितनी गुड्स हैं इसमें दो एडजस्टमेंट हो गई एक साथ। एक तो है इंट्रा ग्रुप बैलेंस की एडजस्टमेंट, क्या बोल रहा हूं मैं, इंट्रा ग्रुप बैलेंस, मतलब जो होल्डिंग ने सब्सिडरी को स्टॉक बेचा, गुड्स बेचे, तो होल्डिंग के तो वो डेटर्स में जुड़ा हुआ होगा, मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स ही बोलो, और सब्सिडरी के वो क्रेडिटर्स में जुड़ा हुआ होगा। तो सेम फिगर दोनों जगह जुड़ी हुई है। तो जब हम कंसोलिडेट करेंगे तो एच के डेटर्स जोड़ेंगे और एस के डेटर्स जोड़ेंगे, लेकिन जो म्यूचुअल डेटर हैं अपने आपस में वो वहां से घटा देंगे। इसी तरह जब हम क्रेडिटर जोड़ेंगे एच और एस के जोड़ देंगे, लेकिन जो म्यूचुअल क्रेडिटर्स हैं वो घटा देंगे। अभी देखो न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ ये मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। तो इसके साथ साथ एक और चीज समझनी है, जैसे 20,000 के गुड्स बेची थी और वो 25,000 रुपए में बेची थी, तो 5,000 का प्रॉफिट था। अब इस 20,000 में से हो सकता है 10,000 की गुड्स एस के पास अभी भी हैं, तो जो अभी भी हैं 10,000 की, उसमें कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा, देखो 20 वाली हमने 25 में बेची थी, ठीक है, तो अब 10 वाली गुड्स अभी भी उसके पास जुड़ी हुई हैं, तो 20 वाली 25 में बेची थी, तो 10 वाली जो थी उस पे कितना प्रॉफिट होगा, आधा, 2,500 का प्रॉफिट वहां उसमें अभी अकाउंटेड होगा, तो उसको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के ट्रीटमेंट की तरह लेकर जाएंगे। तो अब वो होगा कैसे, देखो इस एग्जांपल से आप समझ जाओगे। तो इस एडजस्टमेंट में ये याद करो पहले मेरे साथ कि एडजस्टमेंट का नाम क्या है, सेल ऑफ गुड्स बाय पेरेंट टू सब्सिडरी। तो एच ने कुछ गुड्स बेची थी एस को, तो अगर सिर्फ इतना है तो उसमें क्या होगा, और एस ने वो सारी गुड्स आगे बेच दी हैं, तो होगा क्या, आपस में तो डेटर्स क्रेडिटर्स में लिखा होगा, तो वो इंट्रा ग्रुप बैलेंस करके दोनों के डेटर्स जब जुड़ेंगे तो लेस कर दोगे एक बार, और ऐसे ही जब दोनों के क्रेडिटर्स जुड़ेंगे तो लेस कर दोगे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कब आएगा, जब जो एच ने एस को गुड्स बेची हैं उसमें से कुछ गुड्स अभी भी एस के पास हैं, और वो होगा कैसे, देखो अब समझ लो। तो extracts of balance sheet of H Limited and S Limited as at March 31st 2020, तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, तो करंट लाइबिलिटीज के नाम पे ट्रेड क्रेडिटर्स दे रखे हैं देखो 75,000 और 45,000, करंट एसेट्स के नाम पे इन्वेंट्रीज दे रखी हैं 90,000 और 40,000, ट्रेड रिसीवेबल्स आपको दे रखी हैं, जो ट्रेड डेटर्स हैं एक्चुअली 60,000 एंड 30,000। अब ये कह क्या रहा है, देखो एच लिमिटेड एक्वायर्ड 75% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड ऑन अगस्त 2019, तो डेट है 1 अगस्त को इसने बिजनेस एक्वायर किया है। और क्या कहता है, ट्रेड क्रेडिटर्स ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 20,000 फॉर गुड्स सप्लाइड बाय एच लिमिटेड। तो जो एच ने इसको 20,000 का माल बेचा था
वो अभी एस के क्रेडिटर्स में जुड़ा हुआ है। तो एस के क्रेडिटर्स में जुड़ा हुआ है मतलब एच के डेटर्स में जुड़ा हुआ होगा। तो पहले तो इस 20,000 को समझ लो, ये इंट्रा ग्रुप बैलेंस है। तो जब हम डेटर्स जोड़ेंगे बैलेंस शीट में, एच का डेटर है 60,000 जमा एस का डेटर है 30,000, तो 60 और 30 90, लेकिन उस 90,000 में से ये 20,000 घटा देंगे, ये लिखेंगे इंट्रा ग्रुप बैलेंस। तो 90,000 में से 20,000 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 70,000। तो जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें डेटर्स कितने का लिखोगे, बोलो 70,000 का। इसी तरह क्रेडिटर्स कितना लिखोगे, ट्रेड क्रेडिटर्स देख रहे हो ना, एच के कितने हैं 75,000 और एस के कितने हैं 45,000। तो पहले दोनों को जोड़ लोगे तो 1,20,000 आ जाएगा। तो 1,20,000 में से जो म्यूचुअल डेट है 20,000 का, तो 1,20,000 में से 20,000 घटा देंगे तो कितना आएगा, बोलो 1 लाख रुपीस। तो ये 1 लाख आप वहां पर बैलेंस शीट में ट्रेड क्रेडिटर्स दिखाएंगे। तो पहले इतना समझ लो, as trade creditors of H Limited include rupees 20,000 for goods supplied by H Limited. Thus, this intra-group balance of 20,000 is deducted from both consolidated trade payables and trade receivables while preparing consolidated balance sheet. So, consolidated trade payables कितने दिखाई देंगे, H का S का जोड़ लिया और 20,000 घटा दिया। इसी तरह कंसोलिडेटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कितने दिखाई देंगे, H का और S का जोड़ लो और उसमें से इंट्रा ग्रुप बैलेंस घटा दो, वही 20,000। तो ये मैं समझा चुका हूं कि अब बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल्स जो नई आप बनाओगे उसमें 70,000 के आएंगे और ट्रेड पेबल्स कितने के आएंगे 1 लाख रुपीस के। तो ये तो इस एडजस्टमेंट का एक पार्ट हुआ। अगर एस ने ये सारे के सारी गुड्स बेच दी होती तो बस इतना ही करना था, लेकिन अब हुआ क्या है कि include rupees 20,000 for goods supplied by H Limited on which H Limited made a profit of 2,000। तो 20,000 की बेची थी लेकिन उसमें 2,000 का प्रॉफिट शामिल था। अब कहता क्या है, देखो, हाफ ऑफ द गुड्स वर स्टिल इन द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020। तो आधी गुड्स ना इसमें अभी भी एस के पास हैं। तो 20,000 की भेजी थी, उस 20 में से आधी तो उसने बेच दी, तो 10,000 की गुड्स अभी एस के पास हैं। तो हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्वेंट्री में जुड़ा हुआ होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो जो प्रॉफिट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक है, 20,000 की गुड्स इसने बेची थी, उसमें 2,000 का प्रॉफिट जुड़ा हुआ था। तो जो 10,000 की गुड्स बची हैं, तो 10,000 में कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा, इसका मतलब 1,000 का आधा कर दो सिंपल। तो 1,000 का जो प्रॉफिट है वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट स्टॉक में जुड़ा हुआ है, किसके, एस लिमिटेड के स्टॉक में। तो ये अपने आप से पैसा तो हम कमा नहीं सकते ना, अब होल्डिंग और सब्सिडरी एक ही कंपनी हो गई है। तो जो 1,000 का प्रॉफिट है 10,000 की गुड्स में, कौन सी गुड्स में, जो अभी एस के पास एग्जिस्ट करती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। ये दो जगह से सब्ट्रैक्ट करोगे, एक तो जब इन्वेंट्रीज जोड़ोगे बैलेंस शीट में, तो देखो एच की इन्वेंट्री है 90,000 और एस की इन्वेंट्री है 40,000। तो 90 जमा 40 करोगे तो 1,30,000, उसमें से 1,000 घटा दोगे। वो क्या, किस नाम पे घटाओगे, बेसिकली वो एस के स्टॉक में से घट रहा है लेकिन आप इकट्ठा ही घटा दो, उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक रिजर्व। इसका इंपैक्ट क्या हुआ, वो जो 10,000 वाली गुड्स थी 1,000 का प्रॉफिट उसमें जुड़ा हुआ था, तो वो अब आपने घटा दिया, तो 9,000 की गुड्स रह गई, वो समझो, क्योंकि हम अपने आप से प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं, तो हमें स्टॉक को कॉस्ट पे लिखना पड़ेगा, 9,000 पर लिखना पड़ेगा। दूसरा, ये 1,000 का प्रॉफिट कहां से घटाएंगे, जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो कंसोलिडेट करेंगे किसको, सरप्लस को। एच के सरप्लस में मैंने किया था ना, एस का सरप्लस जोड़ा था, कौन सा, पोस्ट एक्विजिशन वाला। तो जो कंसोलिडेटेड सरप्लस बनेगा उसमें से ये 1,000 का प्रॉफिट घटा देंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट अब एच कंपनी नहीं कमा पाएगी, क्योंकि ये उसके समझो अपने पास ही गुड्स हैं, एस के पास हैं, लेकिन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मतलब वो गुड्स अब ऐसे ही ट्रीट की जा रही हैं जैसे वो एच के पास हैं। तो देखो स्टॉक रिजर्व की एडजस्टमेंट और इसमें समझ लो, हाफ ऑफ दीज गुड्स मतलब जो 20,000 की बेची थी उसकी आधी, तो 20,000 का आधा कितना हुआ 10,000, तो 10,000 वाली गुड्स आर स्टिल इन द स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड, वो एस लिमिटेड के स्टॉक में अभी भी हैं। सो देयर इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,000, 1,000 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है।
ये 1000 कैसे निकला है? 20,000 में 2,000 का प्रॉफिट जुड़ा हुआ था, तो 10,000 में 1,000 का, तो 2,000 का आधा कर दिया। ऑन दीज गुड्स दिस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक विल बी डिडक्टेड। मैंने बताया ना, दो जगह से डिडक्ट होगा, एक तो कंसोलिडेटेड सरप्लस जो आप निकालोगे और एक जो कंसोलिडेटेड इन्वेंट्री आप निकालोगे। तो व्हाइल कंसोलिडेटिंग इन्वेंट्री एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो कंसोलिडेटेड इन्वेंट्री क्या बनेगी? एच की जो इन्वेंट्री है, एस की जो इन्वेंट्री है, उसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट घटा दोगे। मतलब ये वो प्रॉफिट है जो अब होना नहीं है, क्योंकि एच ने एस को गुड्स बेच रखी थी और ये एस के पास अभी एग्जिस्ट करती हैं, तो ये प्रॉफिट रियलाइज नहीं हो पाया। तो 1,29,000 की क्लोजिंग इन्वेंट्रीज आप लिखेंगे। और एक दूसरी बात जो मैंने बताया था, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ ₹1,000 will be deducted from H Limited share of revenue profit of S Limited at the time of finding consolidated surplus of H Limited। तो बताया था ना, ये दूसरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहां से माइनस होगा? जब हम कंसोलिडेटेड सरप्लस निकालेंगे। कंसोलिडेटेड सरप्लस कैसे निकलता है? अभी फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन हमने किया था, तो H का जो सरप्लस था उसमें क्या जोड़ा था? जो एस के पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस में एच का जो शेयर था, तो वहीं से ये 1,000 रुपीज घटेगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के नाम से। तो इजीली आप इसको भी कर पाएंगे। तो अच्छे से समझ में आ गया कि अगर स्टॉक रिजर्व है तो वो दो जगह से घटना है। कौन सी दो जगह से बोलो? एक तो इन्वेंट्री से जब कंसोलिडेट करेंगे, और दूसरा सरप्लस से जब हम सरप्लस को कंसोलिडेट करेंगे। और जो इंट्रा ग्रुप बैलेंस है, डेटर क्रेडिटर एक दूसरे के जो जुड़े हुए हैं, तो जब हम डेटर जोड़ेंगे वहां से भी वो फिगर लेस होगी, और जब हम क्रेडिटर जोड़ेंगे वहां से भी वो फिगर लेस होगी। तो इतनी एडजस्टमेंट्स देखो इस सेशन में हम कर सकते थे। आगे टाइम मिला, मौका मिला तो फिर इसको और हम डिटेल में आगे चैप्टर को लेकर जाएंगे। लेकिन इतना भी अगर आप अच्छे से करोगे तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि एक ऑप्शन जो होगी दो में से, वो आप बिल्कुल अच्छे से 100% ठीक कर देंगे, 15 में से 15 नंबर ले आएंगे। तो इसको आप अच्छे से समझो यहाँ तक जो किया गया, और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो जब तक कि कोई नेक्स्ट क्लास शेड्यूल ना हो, तो उसकी आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास कब होगी, किस सब्जेक्ट की होगी, ये डेली आपके पोर्टल पर, आपके डैशबोर्ड पर आता रहता है। एसओएल की वेबसाइट पर भी ये इंफॉर्मेशन होती है, तो वहां से आप इस इंफॉर्मेशन को देखते रहिए, अपने आप को अपडेट करिए। तो अब वही करीब मैं फिर 5 मिनट के लिए एक बार आपको ब्रेक दे रहा हूं, और फिर 5 मिनट के लिए वापस आऊंगा। अगर जो क्वेश्चंस अभी तक मेरे सेशन में रह गए हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। फीडबैक जो लेक्चर की आप लिखना चाहते हैं वो क्यूए सेशन में लिख सकते हैं। तो थैंक यू। 5 मिनट बाद फिर एक बार 5 मिनट के लिए हम मिलते हैं। अभी के लिए इतना काफी है। अब देखो एक बार जो क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, एक बार मैं उनको देख लेता हूं। कि एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर 27,000 कैसे आया था फर्स्ट क्वेश्चन में? वो 27,000 30,000 के रिजर्व का 90% था, जो मुझे याद आ रहा है। 30,000 रिजर्व आप देख लो कहां पर था, कितना था, और उसका 90% था। ये इजीली आपको समझ आ जाएगा जब ये नोट्स आपको मिलेंगे, और ये मिलेंगे पक्का, बिल्कुल चिंता ना करो। फीडबैक आपने फिर सभी ने बहुत अच्छा लिखा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा देखकर, सुनकर, पढ़कर, समझकर। तो इससे मैं एनकरेज होता हूँ और अच्छा करने के लिए। स्टार्टिंग के नोट्स को ये स्टूडेंट कह रहा है स्क्रॉल करने को, मैंने एक बार किया था लेकिन फिर भी याद दिला देता हूँ। होल्डिंग कंपनी वो है जो आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पर्पस के लिए, जो इसने दूसरी कंपनी के 51% या उससे ज्यादा शेयर एक्वायर कर रखे हैं। तो इसी चीज को आप मानकर चलिए, और उसी की हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं। स्टार्टिंग पोर्शन में मैंने वही कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालना सिखाया था। तो ये वही सारी चीजें थी जो आगे आपको यूज भी की गई हैं। पेपर में जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में चॉइस होगी, तो थ्योरी अगर आती है तो वो छोटी थोड़ी 3 नंबर की, 5 नंबर की होगी। वो दोनों ऑप्शन में हो सकती है। किसी एडजस्टमेंट को लेके छोटा, जैसे एक्सट्रैक्ट्स मैंने दे रखे हैं, वो हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक थ्योरी का 15 नंबर का होगा और एक प्रैक्टिकल का 15 नंबर का होगा। प्रैक्टिकल के ही आप मानकर चलो दोनों सवाल 15-15 नंबर के होंगे, जिसमें से छोटा छोटा पार्ट अगर थ्योरी का भी कुछ है तो वो मानकर हो सकता है। तो बेसिकली आप इसको मानकर चलिए कि ये 15 नंबर का प्रैक्टिकल सवाल ही है, और इसकी ऑप्शन में भी प्रैक्टिकल सवाल ही होगा। मतलब किसी में कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी, किसी
में कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी, तो जितनी एडजस्टमेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर पाया हूं, अगर आप उनको ढंग से करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप एक सवाल अच्छे से जरूर कर पा रहे होंगे। इसके साथ देखो सरप्लस, अगर, हाँ ये बहुत रेलेवेंट सवाल मिला मुझे, सरप्लस नेक्स्ट ईयर बढ़ने के अलावा अगर कम हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो बेटा कम होने का क्या मतलब है? लॉस हो गया, तो जो हम प्रॉफिट को जहां ऐड करते थे तो लॉस को वहां लेस करना पड़ेगा। तो जैसे मैं बोल रहा था ना आपको कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को घटाना था, प्री एक्विजिशन रिजर्व को घटाना था, तो रिजर्व की तो बात नहीं हो रही। तो अगर प्री एक्विजिशन लॉस हुआ या करंट ईयर का लॉस हुआ तो जहां हम घटा रहे थे वहां ऐड करेंगे, और अगर कहीं ऐड कर रहे थे तो उसको घटाएंगे। जैसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट में प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट भी जोड़ते थे और पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट भी जोड़ते थे, तो लॉस है तो उसको घटाएंगे। बस इतनी सी बात ध्यान रखो तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे। तो ये बड़ा रेलेवेंट सवाल मुझे मिला। अब वही फीडबैक तो अच्छी ही है। एक स्टूडेंट ने लिखा है कि सर कई बार नोट्स ठीक से दिखते नहीं है, तो बेटा जितना साफ मैं लिख सकता था वो मैंने लिखा। इसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना बड़ा मुश्किल काम है और वो आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इतने बड़े सवाल को या एक्सट्रैक्ट्स को स्लाइड्स पर दिखाना लगभग नामुमकिन है। तो इसमें समझने की ये बात है, हो सकता है टेक्नोलॉजी का इशू रहा हो, इमेज कुछ ब्लर हो गई हो, फिर भी अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जरूर आप इसको अच्छे से सुनकर कर पाएंगे। तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू अगर कोई है तो उसके साथ बेटा बियर करो, ठीक है। इसके अलावा इंट्रा ग्रुप बैलेंस वंस अगेन, तो इंट्रा ग्रुप बैलेंस कुछ नहीं है, मैंने बताया, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को जैसे स्टॉक गुड्स बेच रखे थे, तो जिसने बेचा होता है उसका डेटर होता है, जिसने खरीदा होता है उसका क्रेडिटर होता है। तो वो दोनों डेटर जब जुड़े एच और एस के, तो उसमें आपस में जो डेटर थे वो जुड़ गए हैं, तो वो अब घटा दिया। ऐसे ही जब क्रेडिटर दोनों के जोड़े तो जो आपस में क्रेडिटर थे वो जुड़ गए हैं, तो वो हमने घटा दिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह ये बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल में भी हो सकता है कि एच ने एस के ऊपर जो बिल्स रिसीवेबल थे या उसके बिल्स पेएबल थे, तो जब हम जोड़ेंगे तो इंट्रा ग्रुप बैलेंस अगर कोई भी है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और वो दोनों जगह से सब्ट्रैक्ट होगा। इसके साथ अगर और कोई क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूं तो चलो, बस आज के लिए इतना काफी है। अपने डैशबोर्ड को देखते रहिए, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे समय समय पर। थैंक यू।